अब तारीख थी 4 अगस्त साल 3040। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ था, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। बुरी खबर मिलिट्री से जुड़ी हुई थी। खबर ये थी कि एक विशाल हॉर्ड न्यू अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ रहा है और सिटी ने ईस्टर्न गेट पर ब्रीच रोकने के लिए बैरियर के अंदर और बाहर हर जगह डिफेंसेस लगाना शुरू कर दिया था। होर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि जनरल बेकर को मजबूरन 7 साल से कम और 16 साल से ऊपर के हर सिटीजन को डिफेंस में शामिल होने का आदेश देना पड़ा। हर अवेलेबल इंसान को बुलाया गया और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी गई। इतनी प्रेपरेशंस के बावजूद मिलिट्री की इनकेपेबिलिटी को लेकर रूमर्स ने लोगों की एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी और बढ़ा दी। न्यू अलेक्जेंड्रिया पर आने वाले हॉर्ड की अनाउंसमेंट अपने आप में डरावनी थी और ऊपर से ये कि अब कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बचा ही नहीं था। खुशकिस्मती से एरिक और उसके दो साथ अंडर एज थे और उनके पास सिटी डिफेंस में शामिल होने लायक एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक तरफ एरिक खुश था कि उसे हॉर्ड के सामने अपनी जान रिस्क नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उसे अफसोस था क्योंकि वो बहुत सारा एक्सपीरियंस खो रहा था। सच कहें तो एरिक को ऐसी सिचुएशन की उम्मीद पहले से थी। सिटी के आसपास जो कुछ भी हो रहा था और थाइड हंटिंग के दौरान उसने जो देखा था, सब सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहा था। उसे इस फिनोमेनन की एग्जैक्ट वजह नहीं पता थी, लेकिन वो जानता था कि हालात नॉर्मल होते ही मिलिट्री सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगी। उसने एक पल के लिए सोचा कि किसी मिलिट्री डिवाइस को हैक करके सच पता कर ले, लेकिन फिर छोड़ दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने पॉजिटिव चीजों पर फोकस किया। रेड पैलेस में बिताए गए समय के दौरान उसने बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स हासिल की थी, जिन्हें वो फ्यूचर में यूज कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है उन सिचुएशंस को हैंडल करने लायक जो पहले उसे ओवरवेलम कर देती थी। उसे उम्मीद थी कि यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसे और बड़ी सक्सेस दिलाएगा, चाहे चैलेंजेस कितने भी बड़े क्यों न हो। पॉजिटिव न्यूज नथानियल से जुड़ी हुई थी। सच ये था कि इन हफ्तों में एरिक ने डिवाइस कनेक्शन वाली पावर का जमकर इस्तेमाल किया था, सिर्फ नथानियल की जिंदगी को हेल बनाने के लिए। एरिक को पता चला कि नथानियल का फादर मैथ्यू माम्बस का लीडर था, एक लोकल गैंग जो क्रिस्टल क्रॉस गैंग के इन्फ्लुएंस में काम करती थी। ये सारी इंफॉर्मेशन खुद नथानियल के फोन में पड़ी थी। एरिक को हैरानी हुई कि कोई इतना इडियट कैसे हो सकता है कि ऐसा डेटा अपने फोन में रखे, लेकिन फिर उसे लगा शायद नथानियल उतना स्मार्ट है ही नहीं। असल में उसे यह भी पता चला कि नथानियल की लाइफ काफी इंटेंस थी। उसके फादर के पास सिटी में कई एस्टैब्लिशमेंट्स थे, क्लब्स भी, जहां प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स खुलेआम चलते थे। पिछले कुछ दिनों से नथानियल लगातार कैजुअल सेक्स और अल्कोहल में डूबा हुआ था। एरिक को उसकी लाइफस्टाइल देखकर डिस्गस्ट महसूस हुआ। ये सब एरिक ने उन टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए देखा जो नथानियल अननोन लोगों को भेज रहा था। नेचुरली एरिक ने मौका नहीं छोड़ा और वो सारी कॉन्वर्सेशंस नताशा को फॉरवर्ड कर दी, जिससे उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। अब एरिक को बस एक ही चीज चाहिए थी, नथानियल को हराना। उसके बाद वो नथानियल के फादर की सारी इंफॉर्मेशन रेड पैलेस के स्टूडेंट्स, पुलिस और मिलिट्री के सामने पब्लिक कर देने वाला था। अगर नथानियल किक आउट हो जाता तो बोनस। एरिक जानता था कि इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट्स काफी नहीं होंगे, उसे और सॉलिड प्रूफ चाहिए था। टाइम ऐसे ही बीत गया और एरिक इनर रैंक्स में काफी ऊपर पहुंच गया, इतना कि वो नथानियल को चैलेंज कर सके। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, नथानियल ने एक और न्यूरल लिंक हासिल कर लिया था और आइडोर स्केल पर PI-1 पर पहुंच गया था। फर्स्ट ईयर में ऐसा करने वाला वो अकेला था, एक नया रिकॉर्ड। इसका मतलब ये था कि उसके स्टैट्स बढ़ चुके थे। अगर वो इवनली बड़े हों तो नथानियल बिना पावर यूज किए भी एरिक जितना स्ट्रांग और फास्ट हो चुका था। फिर भी ये सर्ज उसे इनविंसिबल नहीं बनाता था। फाइट के आउटकम पर और भी फैक्टर्स असर डाल सकते थे। अब एरिक को इसका सोल्यूशन ढूंढना था। अवेकनर को पहले लगता था कि स्ट्रेंथ गैप फील्ड में भी उसकी हेल्प करेगा, नथानियल की क्रिस्टल ब्रेन पावर के बावजूद, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ऊपर से हंट के दौरान नथानियल ने अकेले ही एक वाइन ग्रीन को मार दिया था। ये फैक्ट अपने आप में बहुत कुछ कह देता था। वाइन ग्रीन RHO रैंक्ड स्टूडेंट्स के लिए भी डेंजरस होते हैं। अगर वो 6 न्यूरल लिंक्स के साथ ऐसा कर सकता था, तो 7 के साथ क्या करेगा? एरिक सोच भी नहीं चाहता था। इसी वजह से एरिक को समझ आ गया कि उसे अपनी स्ट्रेंथ फिर से इंप्रूव करनी होगी, स्पेयर एट्रीब्यूट पॉइंट्स यूज करके, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था।
उसका प्लान था कि अगले महीने मिलिट्री स्कूल की टेस्टिंग के बाद एनर्जी बढ़ाएगा, लेकिन अब इंतजार पॉसिबल नहीं था। सिस्टम ने उसे बताया कि कोई लेवल कैप नहीं है, इसलिए वो फ्यूचर में एनर्जी बढ़ा सकता है। लेकिन फॉरेस्ट में थाइड से लड़ते वक्त उसने महसूस किया कि उसका मैना कितना कम है। कॉमरेड्स और फ्रेंड्स की तुलना में वो बहुत कम समय तक फाइट कर पाता था और बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ता था, नहीं तो वो टीम के लिए बर्डन बन जाता। उसे मैना अभी चाहिए था। जैसे ही उसे सिचुएशन समझ आई, उसने सारे अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। टोटल स्ट्रेंथ पहुंच गई 51। ये उसे उसके रैंक के लिए एब्सर्डली पावरफुल बना रहा था। वो लगभग ओमाइक्रॉन वन रैंक्ड फाइटर के बराबर हो गया था, जो उसकी करंट न्यूरल लिंक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा था, इवन कंसिडरिंग कि लोगों को पता था कि उसके लिंक्स डबल हैं। इसका मतलब था कि नेथनियल से फाइट करते वक्त और फ्यूचर में भी उसे बहुत केयरफुल रहना होगा। फक, इससे मैं काफी स्लो हो जाऊंगा, एरिक ने सोचा। फिजिकल स्टैट्स बढ़ाना आसान था न्यूरल लिंक्स की वजह से, लेकिन एनर्जी के लिए ऐसा नहीं था। उसे सिर्फ सिस्टम से ही बढ़ाया जा सकता था। मुझे याद दिला, तू ये सब क्यों कर रहा है? फ्लॉयड ने पूछा। पहले उसे लगता था एरिक बस रैंक्स क्लाइम करना चाहता है, लेकिन नेथानियल को ओपनली चैलेंज करने के बाद सब क्लियर हो गया था। मैं बस उस प्रिक से थक गया हूं, एरिक ने झूठ बोला। वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। मैं नहीं मानता, फ्लॉयड बोला। तू क्या सुनना चाहता है, फ्लॉयड? सच ये है कि मैं उस साइको से सिक हो चुका हूं। और रेड पैलेस के बाहर वो क्या करता है? तूने सुना नहीं? वो लोगों को कैसे ट्रीट करता है, क्या सोचता है उनके बारे में? अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। फ्लॉयड ने गहरी सांस ली। मुझे बस लगता है कि तू हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। ये सेन नहीं है। लेकिन हां, सूनर और लेटर किसी न किसी को उसे रोकना ही था। एरिक ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा कर रहा हूं। मैं बस उसे लेसन सिखाना चाहता हूं। उसने कई रीजंस गिनाए, दूसरों के साथ नेथानियल का बिहेवियर वगैरह वगैरह। लेकिन साफ था कि एरिक को दूसरों की परवाह नहीं थी। वो बस फ्लॉयड को कन्विंस करने के लिए एक्सक्यूजेस बना रहा था। इफ यू से सो। एरिक ने फोन देखा। ब्लू पैलेस जाने का टाइम लगभग हो चुका था नेथानियल से फाइट के लिए। उसका दिमाग उस दिन पर लौट गया जब स्कूल टूर्नामेंट में सबके सामने उसे हराया और ह्यूमिलिएटिंग तरीके से इंसल्ट किया गया था। रेड पैलेस हंट के दौरान नेथानियल ने जो किया था, सब याद आ गया। इन सब थॉट्स और रिवेंज की आग के साथ एरिक ब्लू पैलेस की तरफ निकल पड़ा। एरिक तेजी से ब्लू पैलेस पहुंच गया और उसे हमेशा की तरह नोटिफिकेशन मिला, जिसमें हीलर, रूम और रैंक्स की जानकारी दी गई थी। एरिक 571 वर्सेस नेथानियल एम्पकोनेल 370 सेकेंड ईयर। रूम 883 मार्टिन मिडल्टन। एरिक का फोकस बिल्कुल रेजर शार्प था, लेकिन नेथानियल के खिलाफ इस मैच को लेकर वह अंदर से बेहद एंग्शियस था। यह लड़का रिंग में एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर था, एक सच्चा बीस्ट जो रेड पैलेस में पहले दिन से ही रैंकिंग्स के टॉप पर बना हुआ था। उसने अब तक एक भी फाइट नहीं हारी थी, यहां तक कि जब उसका सामना पेजेंट रैंक के बेस्ट फाइटर से हुआ तब भी नहीं। हॉल की खामोशी माहौल को और ज्यादा भारी बना रही थी। एरिक ने गहरी सांस ली और खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स याद दिलाई, ताकि आने वाली फाइट पर ध्यान बनाए रख सके। उसे पता था कि उसने इस पल के लिए कड़ी ट्रेनिंग की है और वह पूरी तरह तैयार था नेथानियल को कड़ी टक्कर देने के लिए। आज जीतना एरिक के लिए वेंजेंस और प्राइड दोनों के लिए जरूरी था। वह जानता था कि नेथानियल और उसके पावर के बीच का गैप किसी अबिस से कम नहीं है, लेकिन अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ उसे उम्मीद थी कि स्पीड के मामले में वह कम से कम बराबरी पर आ सकेगा। प्रॉब्लम यह था कि नेथानियल की पावर से डील करना आसान नहीं था। उसकी एबिलिटी अटैक रेंज को काफी बढ़ा देती थी और उसकी विड्थ भी इतनी थी कि अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ओपोनेंट को आसानी से हिट किया जा सकता था। अवेकनर के सामने वाला मानो अपने हाथों में शॉटगन लिए खड़ा था। एरिक के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नेथानियल भी आ गया। दोनों ने रेड पैलेस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके वेपन्स कमर या पीठ पर टंगे हुए थे। एरिक ने एक और गहरी सांस ली और खुद को आने वाली बैटल के लिए मेंटली तैयार किया, ये जानते हुए कि उसे हर मूव में सावधानी और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए। नेथानियल की आंखें एरिक चैलेंजर से टकराई और खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। दोनों एक दूसरे के सामने अपनी पोजीशंस ले चुके थे। टेंशन हवा में साफ महसूस हो रहा था
और नथानियल का रेज भी। प्लांट हगर की चैलेंज कोई सरप्राइज नहीं थी, लेकिन नथानियल पीछे हटने वालों में से नहीं था। हंट के बाद से ही वह इस पल का इंतजार कर रहा था, ताकि अपनी स्ट्रेंथ और डोमिनेंस साबित कर सके, खासतौर पर एरिक के सामने। फिर भी वह क्यूरियस भी था। उसे पूरा यकीन था कि एरिक ने हंट के दौरान उसे थाइड्स को ल्योर करते हुए देखा था, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ था? डू यू रियली थिंक यू कैन विन अगेंस्ट मी? नथानियल ने कहा। आई एम श्योर ऑफ इट, एरिक ने जवाब दिया। तुम सिर्फ RH01 हो, इतनी हिम्मत कहां से आई मुझे चैलेंज करने की? नथानियल ने कहा, सीने पर बाहें बांधकर एरिक को घूरते हुए। नथानियल को हार की आदत नहीं थी। उसे डिफीट से सबसे ज्यादा नफरत थी और हर हार उसके अंदर नफरत के निशान छोड़ जाती। उसके लिए सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता था, सब पर डोमिनेट करना। उसका कंपेटिटिव नेचर उसके हर हाव भाव में दिखता था, जैसे वह किसी को भी चैलेंज देने की दावत दे रहा हो। इस एटीट्यूड ने उसे कई जगह सक्सेस दिलाई थी, लेकिन इसी वजह से उसके लिए दूसरों से गहरे रिश्ते बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। जो लोग उसकी डोमिनेंस की भूख शेयर नहीं करते थे, उनसे वह कभी जुड़ ही नहीं पाया। नथानियल अक्सर अकेला रह जाता था। फिर भी वह एक ऐसी फोर्स था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और वह यह सुनिश्चित करता था कि सबको यह बात पता हो, उसे कोई भी डिफाई नहीं कर सकता था। कभी नहीं। डिड यू फॉरगेट आई एम एन अवेकनर? एरिक ने कहा। सो व्हाट, तुम्हारे पास दो ट्रैशी पावर्स हैं। मेरे खिलाफ तुम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। एरिक हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता नथानियल, तो इतना श्योर नहीं रहता। मैकॉनेल पागलों की तरह मुस्कुराया। मानना पड़ेगा, उन दिनों तुमने मेरे खिलाफ अच्छा खेला था, उसने कहा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एरिक ने जवाब दिया। ओह कम ऑन, मुझे बेवकूफ मत समझो। मुझे पता है वो मैसेजेस तुमने फैलाए थे, और मुझे यह भी पता है कि उस दिन तुमने मुझे देखा था, नथानियल ने कहा। कौन सा दिन? कहीं तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत तो नहीं? एरिक ने पलटकर कहा। इग्नोरेंस दिखा रहे हो, हाँ? Whatever, एरिक ने कंधे उचका दिए। कभी माने कि वही उन चैट्स और इमेजेस के पीछे था, हाँ, या कि उसने थाइड्स को लूर करते हुए देखा था। उसकी वेंजेंस इस ड्यूल के बाद भी खत्म नहीं होने वाली थी। नेथनियल ने गुस्से और नफरत से एरिक को देखा। ठीक है, ठीक है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें क्रश करने वाला हूं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में तीखी नजर से देखा। तभी दोनों के फोन्स पर नोटिफिकेशन बजा, मैच की याद दिलाने के लिए। उन्हें 8th फ्लोर पर जाकर हीलर को रिपोर्ट करना था। वे एलिवेटर्स की ओर बढ़े, अलग अलग लिफ्ट्स लेकर, और जल्दी ही 8th फ्लोर पहुंच गए। फिर वे उस रूम की तरफ गए जहां फाइट होनी थी। रूम बाकी सभी फाइट रूम्स जैसा ही था, पूरी तरह मेटालिक। एंट्रेंस पर एक रिट्रैक्टेबल डोर था, जिसे हीलर बाद में यूज करता, ताकि बिना इंजर्ड हुए मैच ऑब्जर्व कर सके। चारों तरफ कैमरास और स्पीकर्स लगे हुए थे, और जैसे ही वे अंदर आए, बैरियर ने पूरी जगह को कवर कर लिया। हीलर पहले से ही रूम में मौजूद था। मार्टिन, डेजिग्नेटेड हीलर, एक लंबा चौड़ा आदमी था, भूरे बाल, नीली आंखें और बेहद मजबूत शरीर। वह काफी बूढ़ा लग रहा था, हालांकि एरिक उसकी एग्जैक्ट उम्र नहीं बता सका। उसने स्टाफ की वही यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह प्रेजेंटेबल दिखने की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, फिर भी उसकी जेंटल और काइंड डिमीनर स्टूडेंट्स को सहज महसूस कराती थी। उसकी हीलिंग एबिलिटीज बहुत मशहूर थी, और कई लोग मानते थे कि उसका अनकन्वेंशनल लुक प्रोफेशनलिज्म की कमी नहीं, बल्कि अपने क्राफ्ट के प्रति डेडिकेशन का सबूत है। उसने मुस्कुराते हुए दोनों को ग्रीट किया। हेलो गाइस, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू किडिंग मी? इस वीकलिंग के खिलाफ तो मुझे पसीना भी नहीं आएगा। नथानियल ने तुरंत कहा। लगता है तुम दोनों के बीच बैड ब्लड है ना? हीलर ने पूछा। ना, हीलर ने अवेकनर को देखा। तो तुम भी नर्वस नहीं हो, आई सपोज? नो, मार्टिन ने सिर हिलाया और कैमरा सिस्टम की तरफ मुड़ा। ओके, हम जल्द शुरू करेंगे। गुड लक जेंटलमैन। फिर उसने जोड़ा, और हाँ, शुरू करने से पहले याद दिला दूं, फेटल मूव्स अलाउड नहीं है। उसने फिर रूल्स समझाए, क्या अलाउड है और क्या नहीं। दोनों को अपनी लिमिट्स पता थी, लेकिन एरिक जानता था कि नथानियल रूल्स फॉलो करने वाला नहीं है। हीलर की सारी बातें सुनने के बाद दोनों ने तैयारी शुरू की। एरिक ने अपनी फ्लाइसा चेक की, यह पक्का करते हुए कि वह शार्प है और कम्बैट के लिए रेडी है। नथानियल ने कुछ नहीं किया, उसे ट्राइडेंट से ज्यादा अपने क्रिस्टल ब्रेन पावर पर भरोसा था। गुड,
Well, let's get started. You may begin whenever you want, मार्टिन ने कहा। दोनों ने सिर हिलाया और एरिक एंट्रेंस की ओर मुड़ते हुए नथानियल के सामने पोजीशन ले ली। मार्टिन दूसरे रूम में गया, रिट्रैक्टेबल बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया ताकि सरेंडर या केओ होने से पहले कोई बाहर न जा सके। फिर वह दीवार के पास आराम से बैठ गया और सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। एरिक ने नथानियल की फ्रेंडशिप्स तोड़ी थी। उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को पूरे रेड पैलेस के सामने बैड लाइट में दिखाया था और अब पब्लिकली उसे हराकर ह्यूमिलिएट करने की प्लानिंग थी। लेकिन यह आखिरी स्टेप नहीं था। उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ था। कई रास्ते थे। बस उसे तय करना था कि कौन सा चुने। नथानियल अब भी गुस्से से एरिक को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का उसे अपोज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसे हराना, यह ख्याल ही उसे पागल कर रहा था। लेकिन अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। अब सिर्फ जीत मायने रखती थी। ओपोनेंट को उसकी जगह दिखाना और अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करना। मेरे सामने रोना मत जब मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूं, नथानियल ने कहा। क्या तुम कभी एसोल होना बंद करोगे? एरिक ने पलटकर कहा। नथानियल की आंखों में रेज भड़क उठा, लेकिन रूम में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं हिला। फिर एरिक ने खुद को रेडी किया। मैच शुरू होने का इंतजार एक इटर्निटी जैसा लगा और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक पल एरिक डेनियल के सामने खड़ा था और अगले ही पल वह उसके पीछे था। अवेकनर के ओपोनेंट के लिए यह शॉक था। यह मदरफकर इतना फास्ट कब हो गया? फिर भी नथानियल के रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे थे। उसने बिजली सी तेजी से घूमकर अटैक ब्लॉक किया और अपना वेपन ऊपर उठा लिया। एरिक की सोर्ड नथानियल के ट्राइडेंट में फंस गई और आगे नहीं बढ़ पाई। ट्राइडेंट यूजर को अपनी पावर पर पूरा भरोसा था। वह न सिर्फ अटैक कर सकता था, बल्कि डिफेंसिव एनर्जी शील्ड भी डिप्लॉय कर सकता था। इसलिए उसे पता था कि एरिक के सबसे खतरनाक अटैक्स भी वह रोक सकता है। हालांकि ऐसा करने में बहुत मैना खर्च होता। इसी वजह से उसने ट्राइडेंट से ब्लॉक करना चुना। नथानियल ने अपने न्यूरल लिंक्स के जरिए मैना चैनल किया। एरिक कीफ्सा उसके वेपन में अटकी हुई थी और वह अवेकनर को पंच मारने के लिए खुद को तैयार करने लगा। नथानियल को खुद भी पूरा यकीन नहीं था कि उसका अटैक ओपोनेंट को लगेगा या नहीं, लेकिन इस शक ने उसे कोशिश करने से नहीं रोका। उसके अंदर से कॉन्फिडेंस टपक रहा था। जैसे ही मैना उसकी बाह के चारों ओर घूमने लगा और उसके ब्रेन क्रिस्टल ने माना को पंप किया, उसकी आर्म सुपरचार्ज होने लगी, माना को एक रहस्यमयी फोर्स में कन्वर्ट करते हुए। उसे एनर्जी अपनी नसों में बहती महसूस हो रही थी और वह जानता था कि उसे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। बेकाबू गुस्से और जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ वह आगे झपटा, अपने ओपोनेंट को पूरी ताकत से मारने के इरादे से। नथानियल ने पंच मारा। जैसे ही उसका दिमाग स्ट्राइक के लिए रेडी हुआ, उसकी मुट्ठी ब्लर की तरह आगे बढ़ी। उसकी मुट्ठी के चारों ओर का एरिया, जो सेंटर में था, करीब 30 सेंटीमीटर चौड़ा था और वह अवेकनर को इतनी जोर से लगने वाला था कि उसे दीवार से चिपका दे। लेकिन एरिक ने 1 मीटर साइड में खिसकर वार को डॉज कर लिया, जिससे नथानियल पूरी तरह चौंक गया। नथानियल ने खुद को जल्दी संभाला और एरिक के काउंटर अटैक के लिए रेडी हो गया। उसका दिल पूरे शरीर में एड्रेनलिन पंप कर रहा था। उसे पता था कि अगर वह इस इंटेंस बैटल से जीतकर निकलना चाहता है, तो एक पल के लिए भी गार्ड डाउन नहीं कर सकता। नथानियल अपने घमंड की वजह से एरिक की फाइट्स कभी देखता ही नहीं था। उसे लगता था कि एरिक कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। और फिर भी तमाम ऑड्स के बावजूद वे यहां आमने सामने खड़े थे। नथानियल के लिए यह साफ था कि एरिक ने बेइंतहा स्ट्रेंथ हासिल कर ली थी। वह कुछ पलों के लिए बोल ही नहीं पाया। फिर भी उसने एरिक को कभी एंडरसन या एम्बर की तरह अपना इक्वल मानने से इनकार कर दिया। अंदर ही अंदर उसे एरिक की प्रोग्रेस से जलन भी हो रही थी, क्योंकि वह हमेशा खुद को बेहतर फाइटर समझता आया था। लेकिन एरिक की मूवमेंट्स देखते हुए आश्चर्य और ईर्ष्या के मिले जुले एहसास के साथ उसे एहसास होने लगा कि यह फाइट उतनी आसान नहीं होगी जितना उसने शुरू में सोचा था। एरिक महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था, हर मौके पर अपनी स्किल्स को शार्पन करता हुआ। वह खुद पर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उस एंट्रेंस टेस्ट या जैक के खिलाफ फाइट के समय से भी ज्यादा। स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी ने मदद तो की थी, लेकिन इससे उसकी मैना रिजर्व्स बढ़ाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स पाने के लिए उसे लेवल अप करना और क्रीचर्स को मारना पड़ता। फिर भी उसकी बढ़ी हुई स्पीड और एजिलिटी की वजह से उसका शरीर पानी की तरह मूव कर रहा था।
पूरी तरह उसके कंट्रोल में, जब चाहे पोजीशन बदल लेता। ये बात नथानियल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने न्यूरल लिंक्स के जरिए मैना का फ्लो बढ़ाया और एरिक पर फिर से पंच किया। बूम बूम। नथानियल ने लगातार 2 पंचेस मारे। उसकी पावर का रेडियस काफी बढ़ गया था। वह अपनी एबिलिटी से स्पीड भी बढ़ा रहा था ताकि उसके अटैक्स में मोमेंटम आ सके। इसके बावजूद नथानियल अब भी एरिक से धीमा ही था। जल्द ही फाइट और ज्यादा हीटेड हो गई। नथानियल लगातार उस पर अटैक कर रखा था, लेकिन मैना आउटपुट को अभी भी थोड़ा कंट्रोल में रखे हुए था। 5 मिनट गुजर गए। एरिक तेजी से नथानियल के अटैक्स डॉज करता रहा और बीच बीच में कुछ काउंटर अटैक्स भी लैंड किए। उनकी पंचेस की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी, इतनी तेज कि दीवारें तक कांपती महसूस हो रही थीं। स्टॉप रनिंग, यू कावर्ड पीस ऑफ क्रैप! नथानियल चिल्लाया। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबल रही थी। एरिक ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने नथानियल की प्रोवोकेशंस को खुद पर असर नहीं करने दिया। इससे मैम्बस के सायन का गुस्सा और भड़क उठा और उसने मैना आउटपुट बढ़ाने का फैसला किया। फाइट मी, यू लिटिल बिच! नथानियल फिर चिल्लाया। उसके अंदर का रेज उसे कंट्रोल से बाहर ले जा रहा था। उसकी मुट्ठियां पहले से भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। हर स्विंग के साथ जोरदार आवाज होती, क्योंकि माना खाली हवा से टकरा रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से से भरा देवता अपने दुश्मनों पर पत्थर फेंक रहा हो। हर वार टारगेट के और करीब आ रहा था। अवेकनर की सेफ्टी के लिए खतरनाक बनता हुआ। नथानियल की मुट्ठियां मैना से इतनी ज्यादा सुपरचार्ज्ड हो चुकी थीं कि सिर्फ शॉक वेव से ही एरिक को चोट लग सकती थी। फिर भी अवेकनर अटैक से बच पा रहा था, क्योंकि वह कुछ ही सेकंड्स में बिना नोटिस के कई मीटर दूर मूव कर सकता था। एक और वार अपनी ओर आता महसूस करते हुए एरिक ने फिर से नथानियल के अटैक को अवॉइड कर लिया। अब तक वह ज्यादातर पैसिव ही खेल रहा था। एरिक के ब्लोज भी नथानियल के लिए खतरनाक थे। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वह आसानी से कोई बोन तोड़ सकता था। अगले कुछ मिनटों में फाइट और भी ज्यादा डेंजरस और इंटेंस हो गई, जिसे हीलर ने तुरंत नोटिस किया। रूम में मैना की मात्रा ऑफ द चार्ट्स थी, और डरावनी बात यह थी कि इसका लगभग पूरा हिस्सा नथानियल से आ रहा था। हालांकि हीलर एरिक की मैना मैनेजमेंट देखकर हैरान था। उस वक्त एरिक अपनी फ्लाइसा को शार्पन करने के लिए भी मैना यूज नहीं कर रहा था। वह सिर्फ नथानियल के तेज अटैक से बचने पर फोकस कर रहा था। अवेकनर के ओपोनेंट ने फिर पंच मारा। कुछ मिनट पहले उसने ट्राइडेंट फेंक दिया था और अब पूरी तरह अपनी पावर पर निर्भर था। इस बीच एरिक फाइट के दौरान नथानियल के फाइटिंग स्टाइल का काफी डेटा इकट्ठा कर चुका था। वह समझने लगा था कि उसे हिट्स कैसे लैंड करने हैं। दरअसल अब तक एरिक बस यही कर रहा था, डेटा कलेक्ट करना। प्रॉब्लम यह थी कि टेक्निक के मामले में नथानियल उससे कहीं बेहतर था। वह एरिक को कोई क्लियर ओपनिंग नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था कि ओपनिंग्स थी ही नहीं। नथानियल को भी अभी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन एरिक उन्हें आसानी से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि नथानियल ने बचपन से ट्रेनिंग की थी और वह ज्यादा स्किल्ड था। फिर भी एरिक की सारी बैटल्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस व डेक्सटेरिटी में डाले गए स्टैट्स का असर दिखने लगा। यह बस समय की बात थी। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। नथानियल का फाइटिंग स्टाइल धीरे धीरे अनरूली और अनरिफाइंड होने लगा। एरिक ने तुरंत एक ओपनिंग देखी और हल्का सा स्mirk किया। नथानियल ने वह स्माइल देख ली। What the fuck are you laughing for? उसने चिल्लाकर पूछा। एरिक के डर या रिस्पेक्ट न दिखाने से पूरी तरह भड़का हुआ। बस इतना है कि मुझे यह फनी लग रहा है, एरिक ने कहा, एक और सीमिंगली अनअवॉइडेबल और तेज अटैक को डॉज करते हुए। What? swoosh बूम। यह फैक्ट कि 2 महीने पहले तक मैं तुम्हें एक इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल समझता था, और फिर भी आज मैं तुम्हारे सामने बराबरी की फाइट लड़ रहा हूं। अवेकनर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही वजह नहीं थी। एरिक की ज्यादातर खुशी इस बात से आ रही थी कि अब उसे नथानियल की ओपनिंग साफ दिखने लगी थी। नथानियल पागलों की तरह हंस पड़ा। वह पूरी तरह मैडमैन लग रहा था। यू थिंक यू आर माई इक्वल? सीरियसली? नथानियल रुका और फिर से अटैक किया, लेकिन वह अपने ओपोनेंट को सरप्राइज नहीं कर पाया। आई विल एक्नॉलेज दैट तुम्हारी स्किल्स पिछले 2 महीनों में बेहतर हुई हैं, और तुम अब पहले जैसे वीकलिंग नहीं रहे, बट अभी भी मेरी और तुम्हारी पावर के बीच एक पहाड़ खड़ा है। डू यू रियली बिलीव यू कैन बीट मी? नथानियल गुराया। आई डोंट थिंक सो। आई एम सर्टन, एरिक ने जवाब दिया, एक और अटैक डॉज करते हुए।
देखो, ये मैच 20 मिनट पहले शुरू हुआ था और तुम एक भी ब्लो मुझ पर लैंड नहीं कर पाए। ये सुनते ही नथानियल की हंसी अचानक रुक गई। उसका चेहरा स्याह पड़ गया, फिर उबलते गुस्से से लाल होने लगा। वह जोर जोर से सांस लेने लगा, अपनी मुट्ठी कसते हुए। उसी पल वह कंप्लीटली स्नैप कर गया। अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं थी। उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। नथानियल के शरीर के अंदर मैना उबलने लगा, इतना कि वह उसकी स्किन के चारों ओर मैनिफेस्ट होने लगा। एक नीली चमक उसके शरीर पर फैल गई, जो उसकी हर मूवमेंट के साथ चमक रही थी। उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। इस पल नथानियल एरिक को मार डालने पर तुला हुआ था। नथानियल ने अपने पास मौजूद हर एक बूंद मैना अनलीश कर दी। हर छोटी स्पार्क ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया, पूरी फ्यूरी के साथ। हाउ द फक कैन दिस गाय हैव दिस मच मैना? एरिक ने शॉक में सोचा, उसके चारों ओर घूमती उस सब्सटेंस को साफ महसूस करते हुए। हीलर मार्टिन मिडल्टन ने तुरंत नथानियल के मूड और मैना आउटपुट में आए अचानक बदलाव को नोटिस किया। यह किसी सुनामी जैसा था। फिर भी उसे नहीं लगा था कि नथानियल इतनी बेवकूफी करेगा और रेड पैलेस से एक्सपेल होने का रिस्क लेगा। उसने यह भी नहीं सोचा था कि उसकी रेज उसे सच में मारने की कोशिश तक पहुंचा देगी, वार्निंग के बावजूद। नथानियल मैकॉनेल, आई एम वार्निंग यू। जो मैना लेवल्स तुम अनलीश कर रहे हो वे थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर है। अगर तुम कॉम डाउन नहीं हुए तो मैं तुम्हें लूजर डिक्लेयर करूंगा और बाहर निकाल दूंगा, हीलर मार्टिन ने कहा। लेकिन नथानियल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चाहता था कि एरिक इसकी कीमत चुकाए। वह किसी से भी ये बातें एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने पिता से भी नहीं। कॉम डाउन होने के बजाय उसका रेज और बढ़ गया। दिस इज बैड, मार्टिन ने चिंता में सोचा। अगर वह ऐसे ही अटैक करता रहा तो एरिक को सीरियसली हर्ट कर सकता है या मार भी सकता है। मार्टिन जानता था कि नथानियल ऐसा करने में सक्षम है। जब उसने देखा कि हीलर की धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने तुरंत एक बटन दबाया और सिक्योरिटी को कॉल किया। रूम 883 में प्रॉब्लम है। इमीडिएट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। आई रिपीट, इमीडिएट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। डिस्क्रिप्शन: नथानियल पूरी तरह पागल हो चुका है। वह तुम्हें मारना चाहता है। ओपोनेंट को मारे बिना हराओ ताकि एक्सपीरियंस मिले। स्टोर्ड मैना को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। रिवॉर्ड्स फॉर कंप्लीशन: नथानियल को हराने पर 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, किसी भी हालत में 500 डीएनए और 2 डेक्सटेरिटी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी: इनर रैंकिंग्स में हार या किल होने पर डेथ। जैसे जैसे नथानियल का रेज बढ़ा, बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर ने उसकी हॉस्टिलिटी डिटेक्ट कर ली और एरिक को एक ऐसा क्वेस्ट मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे नथानियल को हराना था, और अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहा तो सिस्टम उसके स्टोर्ड मैना का एक हिस्सा एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल देगा। एरिक ने सामने खड़े युवक को देखा। उसके चेहरे पर शॉक और नफरत का अजीब सा मिक्स था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नथानियल सच में फिर से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह पहली बार नहीं था। एरिक सोच रहा था कि नथानियल इतनी आसानी से ट्रिगर कैसे हो जाता है। एरिक ने खुद भी अतीत में किसी को मारा था, लेकिन वह कॉनल, लोगन और ऑर्सन के लगातार अटैक्स सह न पाने की वजह से हुआ था। उसने कभी लोगों को मारकर उनकी पावर चुराने के बारे में सोचा जरूर था, लेकिन उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। वो बस थॉट्स थे। लेकिन नथानियल सच में उसे मारने पर उतारू था। अब जब उसकी ब्लड लस्ट सीधे उसी पर आ गई थी, एरिक को गुस्सा आ गया। वह नथानियल को उसे इस तरह ट्रीट करने की इजाजत नहीं देना चाहता था। उसने अपनी ताकत समेटी और आने वाले कन्फ्रंटेशन के लिए खुद को तैयार किया। तभी एरिक को एक बात साफ समझ में आई। पहले जब भी वह नथानियल को देखता या उसके बारे में सुनता था, वह उसे बस एक स्पॉइल्ड ब्रैट मानता था। लेकिन अब साफ था, नथानियल एक सोशियोपैथ था। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, नथानियल ने एरिक की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद तुम्हें चम्मच से उठाना पड़ेगा। तुम्हें अपने कहे का पछतावा होगा, एरिक ने जवाब दिया। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। ये शब्द नथानियल को और भी ज्यादा गुस्सा दिला गए, क्योंकि उसके डिस्टॉर्टेड दिमाग में एरिक को डरना चाहिए था। उसी पल नथानियल एरिक की तरफ छपटा। उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी और आखिरकार वह एरिक की स्पीड तक पहुंच गया। यह वाकई इंप्रेसिव था। इसका मतलब था कि सिर्फ पीआई लेवल पर होते हुए भी नथानियल ओमिक्रॉन एक रैंक्ड फाइटर जितनी स्पीड और पावर दिखा पा रहा था। लाइफ की इस अनफेयरनेस से एरिक चिढ़ गया। काश वह भी ऐसे ही किसी ताकतवर ब्रेन क्रिस्टल पावर के साथ पैदा हुआ होता, तो उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल न होती।
जैसे ही नथानियल एरिक तक पहुंचा, अवेकनर ने फिर से स्ट्राइक अवॉइड कर ली, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं था। मैना आउटपुट बढ़ने की वजह से नथानियल ने अपने अटैक्स का रेडियस भी बढ़ा दिया था, जिससे स्ट्राइक्स डॉज करना और मुश्किल हो गया। एरिक को नथानियल की ब्रेन क्रिस्टल पावर से जलन तो हुई, लेकिन उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो फाइट पर फोकस करना ही होगा। वह जल्दी समझ गया कि अगर प्रिक का एक भी हिट लग गया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नथानियल ने पंच मारा, बेहिसाब मैना रिलीज करते हुए, आसपास की हवा को आसानी से हिलाते हुए। असल में उसने एयर कैनन्स बना दिए थे, जिनकी वजह से एरिक का बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो गया। एरिक साइड में झुका और ब्लास्ट से बच गया। उसने नथानियल की ओपनिंग देखी और उसे काटने के लिए अपनी फ्लाइसा उठाई। लेकिन नथानियल ने अपनी रेयर ब्रेन क्रिस्टल पावर का दूसरा फंक्शन इस्तेमाल किया और एक छोटा बैरियर बना लिया, जिससे उसका मैना काफी कम हो गया। उसने मूव ब्लॉक किया, मैना चैनल किया और फिर से पंच करने के लिए बांह उठाई। एरिक हैरतअंगेज स्पीड से मूव हुआ और सीधे नथानियल के पीछे पहुंच गया। नथानियल ने उसे सुना और तुरंत जंप किया, शरीर घुमाया और मैना चार्ज लेग उठाकर एरिक के सिर पर किक मारने की कोशिश की। एरिक ने यह मूव पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। वह पीछे की ओर झुका, लाइटनिंग फास्ट किक और उससे बनी शॉक वेव से बचते हुए। उसी पोजीशन से उसने काउंटर अटैक किया, तलवार घुमाई और नथानियल के कंधे के ठीक ऊपर एम किया। इससे नथानियल को एक और बैरियर रिलीज करना पड़ा, जिसके जरिए उसने अटैक पैरी किया। ब्लो उस बैरियर पर लगा और वहीं रुक गया। एरिक को ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे की छड़ पर वार किया हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। यह अजीब था। फिर भी तलवार के इम्पैक्ट से नथानियल पीछे लड़खड़ा गया। उसने जल्दी बैलेंस बनाया और फिर से एरिक पर चार्ज कर दिया। नथानियल की फोर्टिट्यूड देखकर एरिक दंग रह गया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ब्लोज की छड़ी लग गई, वेपन्स हवा में गूंज रहे थे और दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे। नथानियल पागलों की तरह हंसने लगा। फाइट जितनी आगे बढ़ रही थी, उसकी ब्लड लस्ट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन यह एरिक से बिल्कुल अलग था। नथानियल की ब्लड लस्ट उसे तेजी से मैडनेस की तरफ धकेल रही थी, जबकि अवेकनर कहीं ज्यादा कंपोज्ड रहता था जब उसके अंदर मारने की चाह जागती थी। एरिक की आंखों में फियर्स डिटर्मिनेशन चमक रही थी। वह नथानियल के अटैक्स पैरी कर रहा था, कैलकुलेटेड और प्रिसाइज मूवमेंट्स के साथ। उसका अपोनेंट पूरी तरह होश खो चुका था। आई विल किल यू, यस, आई एम गोइंग टू सेंड यू टू योर डियर मदर। उसने लेवल और बढ़ा दिया और पंचेस की बराज छोड़ दी, सीधे एरिक के चेस्ट की तरफ। अवेकनर को इन डेडली स्ट्राइक्स से बचने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन कम से कम नथानियल अब स्टैंस की कम परवाह करने लगा था और उसकी ओपनिंग्स कई गुना बढ़ गई थी। एरिक ने धीरे धीरे काउंटर अटैक शुरू किए, यहां एक स्लैश, वहां एक और, लेकिन हर स्ट्राइक को नथानियल पैरी या अवॉइड कर लेता। 1 मिनट बाद वह इंसान से ज्यादा एक बीस्ट लगने लगा। नैव, स्टॉप नाउ, हीलर चिल्लाया। अब साफ था कि यह डुअल इनर रैंकिंग क्लाइम से कहीं आगे निकल चुका था। हीलर ने रीइंफोर्समेंट्स बुलाए हुए 2 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन गार्ड्स अभी तक नहीं आए थे। हीलर की चिंता बढ़ती जा रही थी। साफ दिख रहा था कि नथानियल किल करने के इरादे से लड़ रहा है। उसने बटन फिर दबाया और सिक्योरिटी से संपर्क किया। सिक्योरिटी कहाँ है, डैम इट? वह फोन पर चिल्लाया। वे रास्ते में है। हो क्या रहा है मार्टिन? दूसरी तरफ से आवाज आई। हीलर ने फोन डेस्क पर पटक दिया और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी एक स्टूडेंट की मौत का ख्याल उसे अंदर तक हिला रहा था। वह खुद फाइट रोकने के लिए इंटरवीन नहीं कर सकता था। दोनों स्टूडेंट्स अपने लेवल से कहीं ऊपर की प्रोवेस दिखा रहे थे और वह एक हीलर था, फाइटिंग में ट्रेंड नहीं। पेजेंट रैंक के लिए रेड पैलेस आमतौर पर सिर्फ हीलर्स भेजता था, क्योंकि वे बच्चों को रोकने के लिए काफी होते थे। हायर रैंक्स पर गार्ड्स तैनात रहते थे, लेकिन ये दोनों स्ट्रेंथ के मामले में पेजेंट रैंक से बहुत आगे थे, लगभग नाइट लेवल पर। नेथानियल का माना एंडलेस लग रहा था, जबकि एरिक का माना उसके मुकाबले बहुत कम था। फिर भी अवेकनर स्पेयर रिसोर्स की मास्टरफुल मैनेजमेंट की वजह से अपनी फ्लाइसा को शार्प रख पा रहा था, लेकिन साफ था कि वह अब जीत नहीं रहा था। उसकी शुरुआती कॉन्फिडेंस गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी जगह किल करने की अर्ज लेने लगी। एरिक अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नथानियल के फुल ऑन साइको मोड में यह आसान नहीं था। उसे मार देने
या कम से कम उसे भयंकर दर्द देने की इच्छा होने लगी। फाइट जारी रही। 3, 4, 5 सेकंड्स बीते, जिनमें दोनों ने एक दूसरे पर ब्लोज की बारिश कर दी। एरिक अब नथानियल की बढ़ती ओपनिंग्स का बेहतर फायदा उठाने लगा। नथानियल के शरीर पर एक के बाद एक वूंड्स जमा होने लगे और इससे वह और भी ज्यादा भड़क गया। "You are dead. I promise you will not see the sun again tomorrow." नथानियल ने फिर पंच मारा। एरिक ने स्ट्राइक अवॉइड कर ली, लेकिन इस बार वह नथानियल के बगल में नहीं गया। वह सीधे डाइव कर गया। शॉकवेव से उसके बाल हवा में लहराए। इस बार उसने पंच मारा और नथानियल इतना रेज और डिल्यूजन में डूबा था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि एरिक ने अपनी मेन हैंड इस्तेमाल नहीं की। नथानियल ने फिर बैरियर बनाया, लेकिन अवेकनर ने उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके हवा में स्पिन किया और साइड से अटैक कर दिया। एरिक ने स्ट्राइक में अपना सारा माना झोंक दिया। उसकी फ्लाइसर इतनी शार्प हो गई कि स्टील तक काट सकती थी। उस एक पल में नथानियल ने फिर बैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन एरिक की स्पीड के साथ बने रहने और लगातार बैरियर्स कॉन्जर करने में उसका मैना खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। उसके पास नया बैरियर बनाने के लिए पर्याप्त इथेरियल सब्सटेंस नहीं बची और एरिक ने नथानियल के दोनों हाथ उसकी बाहों से काट दिए। नथानियल दर्द से चीख उठा। उसी पल उसका मैना फ्लो टूट गया और तभी गार्ड्स आखिरकार पहुंच गए। वे तुरंत रूम के बीच कूदे और एरिक को नथानियल से दूर खींच लिया। हीलर अंदर आया और चिल्लाया, "नो! जमीन पर पड़ा हुआ वाला है।" गार्ड्स नथानियल की तरफ लपके, जो खून से लथपथ था और अपनी कटी हुई स्टंप को घूर रहा था। हीलर तुरंत उसके पास पहुंचा और उसके लिम्स को रीअटैच करने लगा। "You won the match, Eric. Now get the hell out of here!" नथानियल जमीन पर पड़ा चीख रहा था, जबकि हीलर उसके हाथ दोबारा जोड़ रहा था। उसी वक्त गार्ड्स उसे जमीन पर दबाए हुए थे, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट बेहद डेंजरस थी। "I will kill you, Eric Romano. I swear I will fucking kill you." एरिक ने कुछ नहीं कहा। वह बस नथानियल को दर्द में तड़पते हुए देखता रहा। उसे पता था कि उसका रैंक छीन लेना ही काफी था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जिसे सिर्फ नथानियल ही नहीं, हीलर और गार्ड्स ने भी नोटिस किया। "I won't repeat myself, Eric Romano. Get out!" हीलर गुर्राया। "Yes, sir." अवेकनर ने जवाब दिया। इतना कहकर एरिक फाइटिंग रूम से बाहर निकला और एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उसने फ्लोइड को काउच से उठते देखा। वह अब भी उसका इंतजार कर रहा था। फ्लोइड के चेहरे पर खुशियों भरी स्माइल थी। एरिक ने बाईं ओर देखा, जहां एक ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा था, जिस पर मैच विनर्स और उनके नए रैंक्स दिख रहे थे। नीचे 10 और मैच रिजल्ट्स के बाद एरिक का नाम था। फ्लोइड ने बोर्ड पर अपने दोस्त को जीतते देखा और भी खुश हो गया। "कंग्रेचुलेशंस!" फ्लोइड ने कमरे के दूसरी तरफ से चिल्लाकर कहा। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और हग किया। वो सच में एक ग्रेट डे था। नथानियल लगभग सबको नापसंद था। वह सबके साथ मीन रहता था और एरिक के दोस्त उसकी पर्सनालिटी को स्कूल टाइम से जानते थे। "थैंक यू, फ्लोइड," एरिक ने स्माइल करते हुए कहा। "यू मस्ट टेल मी एवरीथिंग," फ्लोइड बोला। "श्योर, बट लेट्स गेट बैक टू द रेड पैलेस फर्स्ट." "यस। ओह, मैंने बाकियों को बता दिया है कि तुम जीत गए हो। उन्होंने कहा है कैफेटेरिया में मिलते हैं." ऑलराइट। इतना कहकर दोनों बिल्डिंग से बाहर निकले, बस ली और रेड पैलेस की तरफ रवाना हुए। मेन डोर से अंदर जाकर एलिवेटर लिया और फिर फर्स्ट फ्लोर की कैफेटेरिया पहुंचे। वहां उनके दोस्त पहले से मौजूद थे और दूर से हाथ हिला रहे थे। कैफेटेरिया लोगों से भरी हुई थी। कहीं जोर जोर से बातें, कहीं खाना, कहीं कॉफी या टी, और ज्यादातर लोग हार्ड ट्रेनिंग डे के बाद हंसते मजाक करते हुए। सभी ने रेड पैलेस की यूजुअल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। बहुत से लोगों के पास वेपन्स भी थे, swords, axes, हैमर्स वगैरह। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। जब ग्रुप दोस्तों के पास पहुंचा, एरिक ने सबको हल्का सा नॉड और हाथ हिलाकर ग्रीट किया। "लेट्स ग्रैब सम फूड एंड कैच अप," दोस्तों में से एक बोला। सबने खाना ऑर्डर किया और पास की टेबल पर बैठकर बातें शुरू की। सबने एरिक को उसकी विक्ट्री के लिए कंग्रेचुलेट किया। खासकर थॉर्थन हाई स्कूल वाले दोस्तों को पता था कि नथानियल जैसे ओपोनेंट को हराना कितना मुश्किल था। एरिक ने सबका थैंक्स किया और कहा कि वह उनके सपोर्ट के बिना यह नहीं कर पाता। खुशी सिर्फ नथानियल की पर्सनालिटी की वजह से नहीं थी, बल्कि एरिक की ग्रोथ देखकर भी थी। 2 महीने पहले तक वह कोई नहीं था। नो पावर, नो फाइटिंग नॉलेज। दोस्तों ने उसे रोज टायरलेसली ट्रेन करते देखा था और उन्हें उस पर गर्व था।
इतने शॉर्ट टाइम में उसने वो फीट कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट या स्वॉर्ड सीखने की वजह से नहीं, और न ही सिर्फ 4 न्यूरल लिंक्स बनाने की वजह से, जो आमतौर पर सालों लेते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह इंसान के तौर पर ग्रो हुआ था। उन्हें याद था कि पहले एरिक कितना पिटिफुल था। अब भी उसमें थोड़ी चाइल्डिश या कावर्डली ट्रेट्स थी और लोगों की आंखों में देखने में डिफिकल्टी थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने शेल से बाहर आ रहा था। हालांकि आठों दोस्तों ने उसे चैन नहीं लेने दिया और फाइट को लेकर सवालों की बौछार शुरू कर दी। सो हाउ डिड इट गो? फ्लॉयड ने पूछा। तुमने कहा था यहां आकर बताओगे। एरिक ने एक इविल ग्रिन के साथ कहा। इट एंडेड विथ मी चॉपिंग हिज हैंड्स। लेकिन वरी मत करो, हीलर ने उन्हें दोबारा जोड़ दिया है। यह सुनते ही मूड अचानक चेंज हो गया। उसकी आवाज में इमोशन नहीं था और चेहरे पर हल्की सी सेटिस्फैक्शन थी। यू चॉप्ड हिज हैंड्स ऑफ? Yeah. या, एरिक बोला। बट द फाइट वाज टफ। फिर एरिक ने पूरी कहानी बताई। कैसे नथानियल फाइट के बीच कंट्रोल खो बैठा, उसे मारने की कोशिश की, और कैसे गार्ड्स जीत के कुछ सेकंड्स बाद आकर उसे काबू में ले गए। एरिक ने बताया कि मैच वैसे भी उसी के फेवर में खत्म होता, क्योंकि साफ था कि नथानियल उसे किल करना चाहता था। अगर यह सच है तो मुझे लगता है नील एक्सपेल्ड हो जाएगा, एम्बर ने कहा। रियली? या, ये सीरियस मैटर है। एरिक मुस्कुरा उठा। यह एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। उसने अपने टॉन्ट्स से नथानियल की लाइफ बुरी तरह मेस कर दी थी। उसे पता था कि यह सोच थोड़ी मेस्ड अप है, लेकिन जो नथानियल ने किया था उसके बाद यह मिनिमम था। एम्बर ने उसे कंसर्न के साथ देखा। वह सोच रही थी कि क्या एरिक सिचुएशन की ग्रेविटी समझता है। स्माइल के बावजूद एरिक जानता था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, खासतौर पर नथानियल के बैकग्राउंड को देखते हुए। फिर भी उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी को भी अपने साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। जो उसे हर्ट करना चाहेगा, उसे प्राइस चुकानी पड़ेगी। एम्बर फिर भी वर्ried थी। नथानियल एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली से था, जो क्रिस्टल क्रॉस गैंग से जुड़ी मानी जाती थी। उसका फादर, जो माम्बास गैंग का लीडर बताया जाता था, पूरे देश में नोटोरियस था, श्रूड भी, वायलेंट भी। रूमर्स थे कि उसने कई पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर्स को मारा था। आम लोगों की तो बात ही अलग थी। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन गैंग्स के बीच ये बात कॉमन थी, और हायर अप्स के करीब लोग भी इसे जानते थे। स्कूल शुरू होने से पहले एम्बर के फादर ने उसे नथानियल से दूर रहने की वार्निंग दी थी। नथानियल को पहले उस पर क्रश था। यही दोनों के बीच एनिमोसिटी की वजह थी। एरिक, केयरफुल रहना। नथानियल की फैमिली को लेकर नेस्टी रूमर्स हैं। हम जानते हैं वह कैसा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते। एम्बर ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर बोली, आई अस्यूम तुम्हें उसके फादर के काम के बारे में रूमर्स पता है, राइट? एरिक को सिर्फ रूमर्स ही नहीं, बल्कि नथानियल के फोन पर आया एक मैसेज भी याद था, जिसे उसने डिलीट कर दिया था। मगर वह यह बात नहीं कह सकता था। हाँ, सुना तो है, उसने कहा। मेरे फादर ने यह बात हाई स्कूल से पहले कंफर्म की थी। नथानियल की पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता ये यही खत्म होगा, खासकर तब जब तुम उसे हरा चुके हो। अगर वह रेड पैलेस से एक्सपेल्ड होता है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एरिक ये सब जानते हुए ही आगे बढ़ा था। फर्क यह था कि उसे परवाह नहीं थी। क्रिस्टल क्रॉस गैंग, जो माम्बास से कहीं ज्यादा स्केरी थी, पहले ही उसके पीछे लगी थी। रेड पैलेस के अंदर वे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो फिर नथानियल के फादर से डरने की क्या जरूरत? अब फर्क नहीं पड़ता। मेरी पीठ पर पहले ही एक ह्यूज टारगेट है। यह सच है, लेकिन यह मत सोचना कि वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। यहां तुम सेफ हो क्योंकि रेड पैलेस गवर्नमेंट लिंक्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मिलिट्री स्कूल अलग होगा। वहां हर किसी को जाना पड़ता है और वहां रास्ते निकल सकते हैं। एरिक सब समझता था, फिर भी उसने बिना सेकंड थॉट वही किया। मैं उसे हरा चुका हूं और मुझे यहां तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे हैं। तो अगले 2 में मैं क्या बनूंगा? एरिक ने कहा। ज्यादा कॉकी मत बनो, ग्वेन बीच में बोली। तुम किसी तरह जीत गए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास डबल न्यूरल लिंक्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बुरी तरह हारते और आज यहां नहीं होते। ग्वेन, एम्बर ने टोका। व्हाट? सच तो यही है, ग्वेन बोली। इस पर एरिक ने सीधे उसकी आंखों में देखा, जो उसके लिए अनयूजुअल था, और कहा, यह सच है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं ग्वेन, 1 महीने में मैं आज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा। आई विल किल हिम, आई स्वेयर आई विल किल हिम। नेथानियल चिल्ला रहा था,
जब गार्ड्स उसे फाइटिंग रूम से बाहर ले जा रहे थे, उसका चेहरा गुस्से से लाल था, मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। गार्ड्स उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लगातार छटपटा रहा था और चीखता जा रहा था। साफ था कि उसने अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल खो दिया था और सबकी सेफ्टी के लिए उसे रिस्ट्रेन करना जरूरी था। मार्टिन, हीलर, ने गहरी सांस ली। रेड पैलेस के अंदर उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। नथानियल को अभी-अभी हील किया गया था। उसके आर्म्स बिना किसी प्रॉब्लम के रीअटैच हो गए थे, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट पूरी तरह मेस में थी और उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए था। Bring him to me! Bring him to me! नथानियल लगातार चिल्ला रहा था। इस बच्चे को इन्फर्मरी ले जाओ और उसे ठीक से चेन करना, मार्टिन ने कहा। हम नहीं चाहते कि ये अभी से भी बुरा कुछ करे। वहां के हीलर को बोल देना कि सेडेटिव दे। गार्ड्स ने तुरंत इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। मार्टिन की क्विक थिंग ने और नुकसान होने से रोक लिया। नथानियल के बाहर जाते ही हीलर वापस छोटे ऑपरेटिंग रूम में लौटा, जहां से वह फाइट्स देखता था, और उसने फोन उठाया। कुछ मोमेंट्स बाद कॉल उठाई गई। हेलो, मैं मार्टिन मिडल्टन बोल रहा हूं, 8th फ्लोर का हीलर। मुझे अर्जेंटली हमारे एक स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल स्टेट रिपोर्ट करनी है। हीलर ने बताया कि नथानियल फिजिकली स्टेबल है, लेकिन उसे काम करने के लिए सिडेटिव की जरूरत है। इन्फर्मरी पहुंचते ही नथानियल को जल्दी से ब्राइडल्ड किया गया और सिडेट किया गया। उसे इनफ काम होने में कुछ मिनट्स लगे ताकि वे उसे आईवी ड्रिप पर डाल सकें और साइकोलॉजिस्ट के आने तक कंट्रोल में रख सकें। इन्फर्मरी के हीलर को पहले ही बता दिया गया था कि यह स्टूडेंट हाईली अनस्टेबल है और उसने एक फेलो स्टूडेंट को किल करने की कोशिश की है, इसलिए उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूरी थी। नथानियल अब भी फ्यूरियस था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा काम था। फिर भी वह बड़बड़ा रहा था कि वह एरिक को मार डालेगा और उससे बदला लेगा। कुछ देर बाद साइकोलॉजिस्ट आई, 2 गार्ड्स की सुपरविजन में, और उसने सवाल पूछने शुरू किए। "What is your name?" साइकोलॉजिस्ट ने पूछा। उसे नाम पता था, लेकिन वह देखना चाहती थी कि नथानियल की मेंटल स्टेट उसे कोई यूजफुल जवाब देने देगी या नहीं। सिंपल सवाल से शुरुआत करना बेस्ट तरीका था, लेकिन सेडेटिव के बावजूद नथानियल ने चिल्लाकर कहा, "शट अप, यू बिच!" साइकोलॉजिस्ट ने अपने टैबलेट पर नोट्स स्क्रिबल किए और सवाल जारी रखे। नथानियल की हॉस्टिलिटी साफ थी, वुमन के प्रति भी और गार्ड्स के प्रति भी। वह पूरी तरह आउट ऑफ हिज माइंड लग रहा था, शायद डिफीट की वजह से। गार्ड्स को इंटरवीन करके उसे और रिस्ट्रेन करना पड़ा। साफ था कि उसे एडिशनल मेडिकल अटेंशन चाहिए, जो उसकी इवैल्यूएशन के लिए अच्छा साइन नहीं था। साइकोलॉजिस्ट कई आवर्स तक नथानियल के साथ रही और उसने 5 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स किए, यह डिटरमिन करने के लिए कि उसे ASPD है या नहीं। इनमें साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड, PCLR, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू फॉर DSM-5 और कुछ दूसरे टेस्ट शामिल थे। एंड में इवैल्यूएशन ने कंफर्म किया कि नथानियल को ASPD है। यह उसे दूसरों के लिए पोटेंशियल थ्रेट बनाता था, इसलिए फैसला लिया गया कि वह रेड पैलेस में नहीं रह सकता। इवैल्यूएशन के बाद गार्ड्स नथानियल को रेड पैलेस के प्रिंसिपल टॉम वैन डाइक के पास ले गए। वह उसके सामने बैठा था, अब भी ब्राइडल्ड, और गार्ड्स उसके पीछे खड़े थे। "Do you know why you have been brought here?" प्रिंसिपल ने पूछा। इस पॉइंट पर नथानियल इतना काम था कि बिना साइको हुए जवाब दे सके। "नो," उसने कहा। प्रिंसिपल ने उसे स्टर्न नजर से देखा और बोला, "तुम यहां इसलिए हो क्योंकि रिपोर्ट्स और फुटेज के अनुसार तुमने इनर रैंकिंग मैच के दौरान एक फेलो स्टूडेंट को किल करने की कोशिश की। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, प्लेंटी फुटेज है, और मैना डोसिमीटर्स भी रूम में हाई और कॉन्सेंट्रेटेड मैना लेवल्स दिखा रहे हैं।" वह थोड़ी देर रुका और बोला, "This behavior is unacceptable." "Sir." नैथनियल बोलने ही वाला था कि प्रिंसिपल ने उसे रोक दिया। ASPD डायग्नोसिस के कारण मैनिपुलेशन की कोशिश एक्सपेक्टेड थी और प्रिंसिपल उसे मौका नहीं देना चाहता था। "इनफ, जो हुआ उसे बदलने के लिए तुम कुछ नहीं कह सकते," प्रिंसिपल ने कहा। "तुम पर हाल ही में टेस्ट्स हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं।" "किस तरह के टेस्ट्स? रिजल्ट क्या है?" नथानियल ने घबराकर पूछा। "यू टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ASPD," प्रिंसिपल ने कहा। नथानियल जानता था इसका मतलब क्या है। "अब," प्रिंसिपल ने आगे कहा, "आमतौर पर यह अकेले प्रॉब्लम नहीं होता। रेड पैलेस में पहले भी इस डिसऑर्डर वाले लोग रहे हैं, लेकिन रीसेंट इंसिडेंट, एक क्लियर वायलेंट एपिसोड जो इस इंस्टीट्यूशन की लिमिट्स से बहुत बाहर है, उसके बाद मैं, डॉक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हम तुम्हें यहां ट्रेन करने की इजाजत नहीं दे सकते।"
ये नेथेनियल के लिए किसी बॉम्ब से कम नहीं था। उसे रेड पैलेस से निकाल दिया जा रहा था। वेट सर, ये मिस्टेक थी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इनफ, प्रिंसिपल ने कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम डेंजरस हो। तुमने एरिक रोमानो को किल करने की कोशिश करके यह साबित किया, और साइकोलॉजिस्ट को वर्बली अब्यूज करके इसे और कंफर्म कर दिया। ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता मिलिट्री स्कूल भी तुम्हें लेगी या नहीं। नेथेनियल ने एक आखिरी कोशिश की। सर, रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूं, अगर मुझे एएसपीडी है तो ये डिसेबिलिटी हुई, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रिंसिपल वैन डाइक ने जवाब दिया, तुम समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम्हें डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम यह है कि तुमने एक फेलो स्टूडेंट को किल करने की कोशिश की। डायग्नोसिस ने तुम्हारी सिचुएशन और खराब की है, लेकिन एक्सपल्शन की मेन वजह यह नहीं है। यह किसी भी स्टूडेंट के साथ होता। नेथेनियल डिसबिलीफ में उसे देखता रह गया। उसने हमेशा मेहनत से ट्रेनिंग की थी, और एक मिस्टेक उसकी पूरी एकेडमिक लाइफ बर्बाद कर रही थी। सच कहूं तो, प्रिंसिपल ने कहा, मुझे ये केस पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था और तुम्हें जेल जाना चाहिए था। लेकिन तुम अभी किड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। अब गार्ड्स तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाएंगे, जहां से तुम अपने पर्सनल इफेक्ट्स लोगे, और फिर तुम्हें बिल्डिंग से एस्कॉर्ट कर दिया जाएगा। एवरीथिंग क्लियर? सर, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। जेंटलमैन, प्रिंसिपल ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज एस्कॉर्ट हिम आउट। यस सर। नेथेनियल को बाहर ले जाया गया। क्या अफसोस, प्रिंसिपल ने कहा, इस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट था। अगर एरिक वहां होता तो वह कई वजहों से डिस्गस्टेड होता। किल करने की कोशिश क्लियरली आउट ऑफ लाइन थी, यह सच था। लेकिन बुलिंग करना और बार बार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देना एक्सेप्टेड होना उसे समझ नहीं आता। कुछ मिनट्स बाद नेथेनियल बिल्डिंग से बाहर निकला, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड। रेड पैलेस ने उसके पर्सनल इफेक्ट्स एक प्लास्टिक बॉक्स में दे दिए थे। शुरुआत में सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन जल्दी ही वह एंगर और हेट्रेड में बदल गई। वह सिटी सेंटर की तरफ चल पड़ा, अकेला, रात के सन्नाटे में। उसका माइंड रिवेंज से भरा हुआ था, और हर कदम के साथ उसकी डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही थी। एरिक रोमानो, यह सब उसी की वजह से है। वो सड़क पर चलते हुए बुदबुदाया। उसके दिमाग में थॉट्स घूम रहे थे। हाउ डेयर दे, देयर ऑल एसहोल्स। उसका शरीर सामान्य से तेज चलने लगा, फिर वह दौड़ने लगा, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। थोड़ी ही देर में वह एक ओल्ड अबैंडन्ड वेयरहाउस पहुंचा। अंदर जाकर रुका, फर्श पर बैठा, दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद की और डीप ब्रेथ्स लेने लगा, जब तक कॉमनेस उसे घेर न ले। काफी देर तक वह चुप रहा। फिर उसने आंखें खोली, पॉकेट से स्मार्टफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ मोमेंट्स बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अचिम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन नेथेनियल को रेड पैलेस से निकाल दिए जाने की खबर स्टूडेंट्स के बीच वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। इससे बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि इस जनरेशन के सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स में से एक के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार उसने रेड पैलेस के अंदर इनर रैंक 500 से शुरुआत की थी, और एक महीने से भी कम समय में 370 तक पहुंच गया था। नेचुरली सारा अटेंशन तुरंत नथानियल से हटकर एरिक पर आ गया। यंग अवेकनर रूमर्स के लिए नया नहीं था। हाई स्कूल में लोग उसे लूजर और टैलेंटलेस वेस्ट ऑफ एयर कहते थे। अवेकनिंग के बाद वह फिर से हॉट टॉपिक बन गया, न सिर्फ थॉर्टन हाई स्कूल में बल्कि पूरे नेशन में, क्योंकि वह वहां का इकलौता अलाइव अवेकनर था। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही उसने रेड पैलेस ज्वाइन किया, उसकी बातें हर स्टूडेंट तक तेजी से पहुंच गई। हायर लेवल स्टूडेंट्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस हल्की क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह इतना स्ट्रांग नहीं है और उसने सिर्फ एक महीने पहले ट्रेनिंग और स्पारिंग शुरू की थी, तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। पेजेंट रैंक्ड स्टूडेंट्स के बीच एरिक एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया था। फर्स्ट, क्योंकि वह पूरे इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री का फास्टेस्ट रैंक क्लाइंबर था। सेकंड, क्योंकि वही नथानियल मैकोनेल के एक्सपल्शन की वजह बना था। माम्बास के लीडर का बेटा पेजेंट रैंक्ड स्टूडेंट्स में इन्फेमस था। सिर्फ एरिक के साथ हुए रीसेंट इवेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसके साइको होने की रूमर्स पहले से ही थी। रेड पैलेस के हंटिंग इवेंट में जो स्टूडेंट्स उसके टीम में थे, वे उसके बारे में काफी बातें करते थे। यह जानकर कि एरिक ने न सिर्फ एक महीने से भी कम समय में यह सब अचीव किया, बल्कि वह नेथानियल जैसे क्रेजी इंसान के एक्सपल्शन की वजह भी बना, उसकी पॉपुलैरिटी और सोर कर गई।
स्टूडेंट्स उसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की तारीफ करने लगे और कुछ तो ये भी होप करने लगे कि एक दिन उसके दोस्त बनेंगे। आखिर रेड पैलेस फ्यूचर इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शंस बनाने का मौका देता था। हालांकि कुछ लोग उससे डर भी रहे थे और उसका रास्ता क्रॉस करने से बचते थे, खासतौर पर नथानियल के साथ जो हुआ उसे देखते हुए। यह भी फैल गया कि एरिक ने उसके हाथ काट दिए थे और उसे ऑलमोस्ट सैनिटी खोने पर मजबूर कर दिया था। इतनी अटेंशन और रूमर्स के बावजूद एरिक ने अपना फोकस ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट पर ही रखा। उसे पता था कि हायर रैंक स्टूडेंट्स से compete करने के लिए उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है, भले ही वह सेम रैंक के पीयर से काफी मजबूत क्यों न हो। वह किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने गोल के बीच नहीं आने देना चाहता था। फ्री टाइम में वह अपने फ्रेंड्स के साथ भी समय बिताता रहा, उन्हें बेहतर तरीके से जानना और बॉन्ड मजबूत करना। क्लियरली उसकी अचीवमेंट्स ने दूसरों को भी पुश किया। उसके सारे फ्रेंड्स ने रैंक्स क्लाइम करने के लिए चैलेंजेस लेना शुरू कर दिया। क्लासेस खत्म होने के बाद सबकी फाइट शेड्यूल थी, वे एरिक के फीट को मैच करना चाहते थे। ओवरऑल एरिक का रेड पैलेस में अब तक का टाइम काफी इवेंटफुल रहा था। वह जानता था कि आगे और भी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन वह डिटरमिन था, सिर्फ इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में। इस समय एरिक मास्टर नीमिनन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, स्वॉर्ड कॉम्बैट प्रैक्टिस। मास्टर की मूवमेंट्स प्रिसाइज, स्मूथ और फ्लूइड थी, जबकि एरिक की मूवमेंट्स अभी भी वाइल्ड थी, कभी कभी अनकोऑर्डिनेटेड और ज्यादातर क्लमजी। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई हिट लैंड कर सके, लेकिन मास्टर उसे लाइटली टॉय करते हुए सिखा रही थी। फिर भी एरिक ने गिव अप नहीं किया। रिलेंटलेसली पुश करते हुए आखिरकार वह एक बार उसके शोल्डर पर हिट करने में कामयाब हो गया। वेल डन एरिक, लगता है तुम फाइनली इसे समझने लगे हो, मास्टर निमिनन ने खुशी से कहा। थैंक्स मास्टर, एरिक ने जवाब दिया। उसने अपने मेंटर की तरफ देखा, उम्मीद थी कि शायद आगे कुछ और सिखाएंगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि वह थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी, स्पेस में घूरती हुई, कभी कभी खुद से बुदबुदाती हुई। मास्टर, एरिक ने कहा। वह जैसे रियलिटी में लौटी, मुस्कुराई और एरिक के सिर पर हल्के से हाथ रखा। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बॉय। एरिक खुश हुआ, लेकिन फिर पूछा, क्या कोई बात परेशान कर रही है? हाँ, उन्होंने ऑनेस्टली कहा। आज शाम से मुझे और रेड पैलेस के ज्यादातर टीचर्स को मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी। सच कहूं तो एरिक, मैं थोड़ी वरीड हूं। आपको क्या वरी हो सकती है मास्टर? एरिक ने पूछा। वह स्ट्रॉन्ग वॉरियर और फाइन सोल्जर थी। फाइट रिलेटेड चीजों से डरना अजीब लगता था। यह बात किसी को मत बताना, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन इनकमिंग मॉन्स्टर इन्वेजन को लेकर बैड रूमर्स फैल रहे हैं। आर्मी में मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ये नेशन के फाउंडिंग के बाद सबसे बड़ा हॉर्ड है। अपेरेंटली आर्मी ने कुछ पावरफुल थाइड्स को मार गिराया है, लेकिन अभी भी कई बचे हुए हैं, इंक्लूडिंग कई येवियागिट्स। रीजनल थाइड्स की इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के बाद एरिक जानता था कि येवियागिट्स किस तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। पिक्चर्स में येवियागिट्स टावरिंग मॉन्स्टर्स की तरह दिखते थे, 10 मीटर से भी ऊंचे, जायंट एप्स जैसे, जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर छा जाते थे। उनका मैसिव साइज बाकी थाइड्स को पप्स जैसा बना देता था। उनके शरीर थिक शैगी फर से ढके होते थे, वोल्फ जैसी, जो नेचुरल आर्मर का काम करती थी। ज्यादातर समय फर गहरे ब्लैक रंग की होती थी, जो ऑलमोस्ट सारी लाइट अब्सॉर्ब कर लेती थी, अंधेरे में उन्हें और डरावना बना देती थी। येवियागित का फेस सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग होता था, सर्पेंट जैसा, इलोंगेटेड और स्लैंटेड आइज के साथ, खोल की तरह काली पियर्सिंग स्टेयर। उनकी पॉइंटेड एंगुलर नोज भी स्नेक लाइक थी। उनके माउथ्स रेजर शार्प फैंग से भरे होते थे और जॉज इतनी खुल सकती थी कि एक ही गल्प में बड़ा प्रे निगल ले। मैसिव साइज की वजह से वे स्लो होते थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इमेंस थी, इजिली बिल्डिंग्स और वॉल्स गिरा सकते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उनकी इनएक्सटिंग्विशेबल हंगर, जो उन्हें हर चलती चीज पर हमला करने को मजबूर करती थी, चाहे वह थ्रेट हो या नहीं। अगर इनमें से एक भी सिटी में घुस गया तो वीकर लोग अलाइव डिवावर हो जाते। क्या सिचुएशन इतनी खराब है? एरिक ने पूछा। हाँ, टीचर ने जवाब दिया, और फिर सिटी के बाहर जो सच में हो रहा था वह समझाने लगी। ब्लूडथ की दहाड़ माउंटेन रेंज के पूरे वेस्ट साइड में गूंज उठी। न्यू अलेक्जेंड्रिया को घेरने वाली पहाड़ियों में किलोमीटर तक सुनाई दी। पेड़ नेकेड आई से ही मुरझाते दिखने लगे। सीन हॉरिफाइंग था। क्रीचर डेंस फॉरेस्ट से बाहर आया, पॉइजनस और डेडली मायाज्मा फैलाते हुए, हर लिविंग थिंग को लिक्विफाई करता हुआ, बिना सर्वाइवल की कोई उम्मीद छोड़े।
वह एक छोटे हिल पर बने डर्ट हम्प पर खड़ा हुआ, दूर से न्यू अलेक्जेंड्रिया की मैसिव बैरियर को देखते हुए। पॉइजन मिस्ट में लिपटा हुआ वह ह्यूमन रेस को कंटेम्प्ट से घूर रहा था, रीगल लेकिन डेडली ओरा के साथ। फिर वह ईस्टर्न गेट की तरफ बढ़ने लगा, डेडली गैस छोड़ते हुए। उसके माइंड में बस एक ही थॉट था, किल और ईट। फॉरेस्ट के अंदर एक सिक्लूडेड जगह पर पहुंचते ही उसने फियर्स नजर से काउंटलेस थाइड्स को देखा, लाइन में खड़े, रोरिंग, श्रीकिंग और ग्राउलिंग करते हुए, ऑर्डर्स का इंतजार करते हुए। बीस्ट के पीछे हेनियत था, जो उसके थ्रू सबको कंट्रोल कर रहा था। सीन सिर्फ विजुअली ही नहीं, साउंड की वजह से भी चिलिंग था। हॉर्ड पर नजर रख रहे सोल्जर्स ड्रेड से भरे हुए थे। ज्यादातर लोग सिटी लौट चुके थे, सिर्फ हैंडफुल सोल्जर्स ही बाहर बचे थे। ब्लर्डॉथ ने फिर दहाड़ मारी और उसके साथ ही काउंटलेस बीस्ट्स मार्च करने लगे। लाइन में खड़े डेथ मार्च में आगे बढ़े। डेस्टिनेशन था सामने की ह्यूमन सेटलमेंट, जहां क्रीचर्स डर के मारे छिपे हुए थे, रेडी टू बी ईटन। बीस्ट उनके सॉफ्ट जूसेस खाने के ख्याल से एक्साइटेड था, स्पेशली यंग वंस के, जिन्हें उसने अभी टेस्ट नहीं किया था। इतनी सारी माना अब्सॉर्ब करने के विचार से उसका माइंड कांप उठा। एक सोल्जर ने तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया और कहा, इट्स स्टार्टिंग। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद मास्टर निमिनन और एरिक ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। एरिक कमरे में फुर्ती से मूव कर रहा था, उन छोटे छोटे ओपनिंग्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए जो उसकी मास्टर उसे दिखा रही थी, लेकिन वह एक भी सही तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। फिर भी बुजुर्ग महिला अपने स्टूडेंट से काफी खुश थी। इतने कम समय में एरिक ने फ्लाइसा के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने एरिक की प्रोग्रेस की तारीफ की और उसे लगातार प्रैक्टिस करते रहने के लिए एनकरेज किया, यह समझाते हुए कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए पेशेंस और परसिवेरेंस कितनी जरूरी होती है। लेकिन एरिक जानता था कि उसकी ज्यादातर प्रोग्रेस उसकी हाई डेक्सटेरिटी की वजह से थी। हाई डेक्सटेरिटी इंसान को हाथ आंख के कोऑर्डिनेशन समेत कई चीजों में बेहतर बना देती है, और एरिक की काफी बढ़ी हुई इंटेलिजेंस ने भी उसकी ट्रेनिंग में बहुत मदद की थी। फिर भी जो चीज मास्टर नीमिनन को सच में हैरान कर रही थी, वह थी एरिक की ताकत और स्पीड। उसने उसकी इंप्रूवमेंट नोटिस की और यह साफ हो गया कि यह लड़का असल में कितना स्ट्रांग है। भले ही वह जानबूझकर खुद को रिस्ट्रेन करता था ताकि ज्यादा सस्पिशन न उठे। अपनी नेचुरल एबिलिटीज के बावजूद एरिक हम्बल ही रहा और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जरूरी हार्ड वर्क करता रहा। वह मास्टर निमिनन की गाइडेंस के लिए ग्रेटफुल था और जानता था कि उनकी मदद से वह और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उसी पल एरिक ने घूमना बंद किया और अपनी टीचर पर हमला करने की कोशिश की। मास्टर नीमिनन ने अपने स्वॉर्ड स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक एक सिंपल मूवमेंट की और एक प्रिसाइज लेकिन तेज मोशन में अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। एरिक समझ गया कि अगर वह वहीं रुक गया तो उसके चेहरे पर किक पड़ सकती है, इसलिए वह तुरंत एक समरसॉल्ट करते हुए पीछे हटा। उसी दौरान उसने देखा कि उसकी टीचर की किक उसकी नाक को बस छूते छूते रह गई। अच्छा किया, लेकिन इतना तुम्हारे ओपोनेंट्स को हराने के लिए काफी नहीं होगा। फाइट के दौरान हमेशा मानकर चलो कि सामने वाला तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और सेफ खेलो। उनकी ओपनिंग्स को कैपिटलाइज करो और उनकी वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करो, मास्टर ने कहा। यस सर। एरिक ने फिर से अटैक किया। उसने राइट की तरफ स्लैश मारा, लेकिन उसकी मास्टर ने पैरी कर दिया। उसने काउंटर अटैक नहीं किया। एरिक उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर नीमिनन ने उसे साफ देख लिया। उसे ज्यादा मूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस अपना आर्म उठाया, सोर्ड को पीठ के पीछे ले गई, खुद पर रोटेट करते हुए अटैक को पैरी कर दिया। एरिक फिर पीछे हटा और अपने स्पैरिंग ओपोनेंट को ऑब्जर्व करने लगा। कुछ सेकंड्स बीते और फिर एरिक ने दोबारा एक्शन लेने का फैसला किया। उसने मास्टर नीमिनन के सिर की तरफ एक ऑफेंसिव मैनूवर किया। वह सीधे चार्ज करता हुआ आगे बढ़ा, अपने मोमेंटम का पूरा इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक में पूरा वजन डालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह महिला तक पहुंचा, उसने बस हल्का सा साइड में टर्न किया और एक पैर से उसकी छाती पर पुश कर दिया, जिससे एरिक पीछे की तरफ उछल गया। एरिक फिर फेल हुआ, लेकिन इस छोटी सी फेलियर को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने दोबारा कोशिश की, कमरे में इधर उधर कूदते हुए, अपनी एजिलिटी से उसकी डिफेंसेस पार करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसके सारे एफर्ट्स एक बार फिर बेकार चले गए। उसकी मूवमेंट्स अभी शार्प नहीं थी और मास्टर नीमिनन साफ तौर पर उन्हें रीड कर पा रही थी। एरिक ने फिर प्रोबिंग शुरू की।
उसके अटैक्स बस फाइंट्स या डिस्ट्रैक्शन जैसे लग रहे थे और हर एक अटेम्प्ट का नतीजा वही रहा। मास्टर निमिनन आसानी से डिफ्लेक्ट या पैरी कर देती। एरिक उनकी स्किल से जेन्युइनली इम्प्रेस था और जानता था कि उसे उनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जब वह एक भी क्लीन हिट लैंड नहीं कर पाया, तो वह फ्रस्ट्रेटेड और अपने लैक ऑफ स्किल से एंग्री हो गया। इसी फ्रस्ट्रेशन में उससे एक गलती हो गई। उसने अचानक टैक्टिक्स बदल दिए और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। मगर एरिक ने अपनी डेक्सटेरिटी नहीं बढ़ाई थी और दोनों स्टैट्स के बीच बड़ा गैप साफ दिखने लगा। वह इससे भी तेज जा सकता था, लेकिन बॉडी कंट्रोल ना होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। ओवरडू मत करो एरिक, तुम खुद को ही चोट पहुंचा लोगे। हमें यहां तक पहुंचते हुए देखकर मुझे गर्व है, लेकिन मिरेकल्स की उम्मीद मत रखो। तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। एरिक धीरे धीरे उठा, भारी सांसें लेते हुए और पसीने से तर। सॉरी मैम, उसने माफी मांगी। मास्टर नीमिनन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए यहीं रुकते हैं। आज तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ करना है, इसलिए खुद को ज्यादा थकाना ठीक नहीं होगा। एरिक को राहत महसूस हुई। थैंक यू मास्टर निमिनन, उसने हल्का सा बो करते हुए कहा और गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू की ताकि एरिक को सांस संभालने और थोड़ी एनर्जी रिकवर करने का समय मिल सके। इतनी स्ट्रेन्युअस सेशन की उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी इंप्रूवमेंट देखकर काफी इंप्रेस्ड था। सब मास्टर नीमिनन की वजह से। कुछ महीनों पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह तलवार ऐसे चला पाएगा। ऊपर से मास्टर नीमिनन को बिल्कुल पता होता था कि उसे किस चीज में इंप्रूव करना है। हर काउंटर के साथ वह उसे बताती जाती कि वह कहां कमी कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। वे इसी तरह बात कर ही रहे कि अचानक शहर के अंदर एक सायरन गूंज उठा और ट्रेनिंग रूम में जायंट रेड लाइट्स ब्लिंक करने लगी। यह रेड अलार्म था, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत। एरिक, अपनी सोर्ड लो और बिल्डिंग के अंडरग्राउंड बंकर में जाकर छुप जाओ, उसकी टीचर ने अलार्म्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। एरिक समझ गया कि इस अलार्म का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि उन पर अटैक हो चुका है। हॉर्ड आखिरकार शहर तक पहुंच गई थी, इसलिए उसने बिना बहस किए उनकी बात मान ली। सायरन बजते हुए एरिक ने अपनी सोर्ड शीथ की, लेकिन कमरे से निकलने से पहले उसने पूछा, मास्टर, आप अब क्या करेंगी? महिला ने उसे गंभीर नजर से देखा। मुझे ईस्टर्न गेट पर आर्मी के साथ ज्वाइन करने का ऑर्डर मिला है। मैं खुद जाकर देखूंगी कि बाहर क्या हो रहा है। याद रखना, किसी भी हाल में बंकर से बाहर नहीं निकलना। क्लियर है? यस मास्टर, एरिक ने जवाब दिया। शहर पर अटैक के बावजूद वह ज्यादा वर्रिड नहीं था। अगर मास्टर नीमिनन जैसी वॉरियर डिफेंसेस में शामिल हो रही थी, तो उसे नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। वैसे भी उसे खुद शहर से कोई खास लगाव नहीं था। अगर किसी वजह से ईस्टर्न गेट ब्रीच हो भी जाता, तो वह भाग सकता था। उसे नहीं पता था कि इतनी हार्श सिचुएशन में वह सरवाइव कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक क्लियर डेस्टिनेशन था, एट्रियम। फिर भी रेड सायरन का अचानक बजना इस बात का संकेत था कि हालात सच में गंभीर थे। एरिक जानता था कि उसे सेफ रहना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी उसकी पुरानी बीमारी थी। वह मरते दम तक जानना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। एम्बर तो बाकी सबके साथ रेड पैलेसेस शेल्टर की तरफ जा रही होगी, लेकिन एरन शहर के बीचों बीच अपने पिता के साथ था। उसने कहा था कि उसे कुछ सामान खरीदना है, पर एरिक को डिटेल्स नहीं पता थीं। उसे उसके लिए थोड़ी चिंता होने लगी। दिल तेज धड़कते हुए एरिक ने अपनी सोर्ड पकड़ी और बंकर की तरफ दौड़ पड़ा। वह आइडल नहीं रहा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकला, सेफ्टी रीजंस की वजह से स्टेयर्स लेते हुए। पूरा शरीर दुख रहा था, जिससे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। सीढ़ियां उतरते हुए ऊपर से खेयास और पैनिक की मफल्ड आवाजें आ रही थीं, जो उसे और नर्वस बना रही थीं। लगभग 3 मिनट्स बाद वह और कई दूसरे स्टूडेंट्स येलो पैलेसेस शेल्टर को प्रोटेक्ट करने वाले रेनफोर्स डोर के सामने पहुंच गए। दरवाजे के साइड में एक रेड बटन था, जिसके ठीक ऊपर स्पीकर लगा था। एरिक ने बटन दबाया और एक बजिंग रिंग की आवाज गूंज उठी। जैसे ही आवाज बंद हुई, शेल्टर का दरवाजा खुल गया और एरिक बाकी सबके साथ अंदर चला गया। उसके आसपास कम से कम 100 लोग थे, सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मिलिट्री स्कूल ज्वाइन नहीं किया था और जो डिफेंस एफर्ट में शामिल होने के लिए बहुत छोटे थे। कमरे में एक भी एडल्ट या 16 ईयर ओल्ड मौजूद नहीं था।
उन्हें आर्मी ने फाइट के लिए बुला लिया था या वे यूनिवर्सिटी के चारों तरफ कॉम्प्लेक्स डिफेंसेस सेटअप करने में लगे थे। ये सबसे सेफ जगह है जहां मैं हो सकता हूं, एरिक ने सोचा। बस उम्मीद है कि बाकी सब ठीक हो। हेलो एवरीवन। स्पीकर्स से एक सोल्जर की आवाज आई। मेन कमांड सेंटर से हमें सूचना मिली है कि हम इस वक्त अटैक के अंडर हैं। सब लोग चुपचाप उस आवाज को सुनने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि टाइड सच में शहर तक पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से आर्मी ये पॉसिबिलिटी अनाउंस कर चुकी थी। 5 minutes earlier ईस्टर्न गेट पर टेंशन अपने पीक पर था। स्काउट्स ने रिपोर्ट किया कि हॉर्ड बैरियर के आसपास बने क्लियरेंस तक बस कुछ ही मिनट्स दूर है। आर्मी को पहले ही अटैक के लिए प्रिपेयर रहने का ऑर्डर मिल चुका था और वे वही कर रहे थे। लेकिन हर बैटल से पहले जो अनईजीनेस होती है वह साफ महसूस की जा सकती थी। ये कोई सिंपल फाइट नहीं होने वाली थी। टाइड्स की लगभग 10 लाख की हॉर्ड शहर की ओर मार्च कर रही थी और अगर हालात बिगड़ गए तो न्यू अलेक्जेंड्रिया तक वाइप आउट हो सकता था। जनरल्स लगातार स्ट्रेटजी बना रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पूरे शहर की फेट उनके कंधों पर टिकी हुई है। चूंकि सभी एडल्ट सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई थी, वे बाकी सोल्जर्स के साथ वॉल्स पर तैनात थे। शहर के अंदर सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग बचे थे जो अब लड़ नहीं सकते थे। उनकी संख्या कम नहीं थी, लेकिन फिर भी एडल्ट से कम थी। यह इंतजार मुझे मार रहा है, टिम ने कहा। सेम, फ्रैंक ने जवाब दिया। टिम ने बेचैनी से चारों तरफ देखा और स्काउट्स शहर में लौट रहे थे, एनिमी की एडवांस की खबर लाते हुए। टाइड्स का इतना पास आ जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम यह सर्वाइव कर पाएंगे? फ्रैंक ने टिम के कंधे पर हाथ रखा। हमें अपने लीडर्स और उनके प्लान पर भरोसा करना होगा। हम ये सब साथ में पार करेंगे। टिम ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। दोनों बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे 3 मीटर ऊंची वॉल के पीछे काउंटलेस लोग तैनात थे। सोल्जर्स को थाइड से शील्ड देने के लिए, टैक्टिकल एडवांटेज देने के लिए और आर्टिलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉल पर भी लोग थे और नीचे उसकी बेस पर लैक्स की संख्या में सोल्जर्स खड़े थे। टिम और फ्रैंक सेंटिनल्स थे। उनका काम था आसपास नजर रखना और जैसे ही हॉर्ड दूर के जंगलों के पीछे से दिखाई दे, अलार्म बजाना। दोनों लगातार बैटलफील्ड स्कैन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एनिमी कई अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा था, जिससे आर्मी के लिए डिफेंस करना और भी मुश्किल हो गया। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी एक्ट करना होगा। अलार्म बजते ही सभी मैन और वुमेन को आर्टिलरी ऑपरेट करनी थी और मैकाज एक्टिवेट करने थे। अवेलेबल हर सोल्जर को मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करना था। हायर अप्स का पहला ऑर्डर साफ था, जितने ज्यादा टाइड्स मार सकते हो, मारो। अलार्म की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी और टिम व फ्रैंक अपने पोस्ट्स की तरफ दौड़ पड़े, आने वाली फाइट के लिए तैयार होते हुए। उन्हें पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे टफ बैटल्स में से एक होने वाली थी, लेकिन वे अपने होमलैंड की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन स्कैन करते हुए दोनों सोल्जर्स ने देखा कि एक लोन स्काउट वॉल्स की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अपनी सुपर ह्यूमन सेंसेस की वजह से वे उसकी आंखें साफ देख पा रहे थे। उनमें प्योर टेरर था। अचानक जमीन कांपने लगी। ईस्ट से एक गहरी गड़गड़ाहट आई। काउंटलेस पेड़ गिरने लगे और होराइजन पर धूल का एक विशाल बादल फैल गया। अ टिम ने सबसे पहले यह सब नोटिस किया, लेकिन जल्द ही सारे सोल्जर्स ने देख लिया। इनह्यूमन स्क्रीम्स और श्रीक्स हवा में गूंज उठी, जिससे हर किसी का खून ठंडा पड़ गया। कुछ सोल्जर्स ने अपने हथियार और जोर से पकड़ लिए, जबकि कुछ घबराकर इधर-उधर देखने लगे, अपने स्क्वाड मेंबर्स को ढूंढते हुए। टिम का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा होने वाला था। सभी ने जंगल की तरफ देखा और जो सीन सामने बन रहा था, उसे देखकर सिहर उठे। मॉन्स्टर्स पूरी स्पीड से शहर की ओर दौड़ रहे थे। क्रीचर्स हर शेप और साइज के थे, कुछ छोटे और स्लाइमी, कुछ बड़े और हेरी। कुछ मैमल्स जैसे दिखते थे, कुछ इंसेक्ट्स जैसे, और कुछ के तो टेंटिकल्स तक थे। ये जिंदगी का एक डरावना मेनाजरी था। जिन सोल्जर्स ने पहले कभी बैटलफील्ड पर हॉर्ड नहीं देखी थी, वे अंदर से कांप रहे थे। लेकिन अपने फैमिलीज के लिए जो बैरियर के पीछे थे, उन्होंने भागने की इच्छा को काबू में रखा। हिसिंग और ग्राउलिंग की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, हर सुनने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ाते हुए। कुछ क्रीचर्स इतने मैसिव थे कि एक ही स्टॉम्प में पूरा घर फ्लैटन कर सकते थे। फिर भी वे अभी वॉल्स से काफी दूर थे,
जिससे सोल्जर्स को वेपन्स और डिफेंसेस प्रिपेयर करने का थोड़ा समय मिल गया। जल्दी करो, एक सोल्जर ने चिल्लाकर कहा। हम पर अटैक हो चुका है। अलार्म की आवाज और गंभीर हो गई और सोल्जर्स अपनी पोजीशंस की तरफ दौड़ पड़े। टाइड्स की हॉर्ड डरावनी संख्या में वॉल्स की तरफ बढ़ रही थी। आर्टिलरी ने फायर शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स ने देखा कि बीस्ट्स के बीच क्या क्या है, उनके चेहरों पर हॉरर साफ छलकने लगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया था, लेकिन अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग था। येव्यागिट वहां मौजूद थे। आर्टिलरी लगातार उन पर फायर कर रही थी, लेकिन ज्यादातर क्रीचर्स कन्वेंशनल वेपन्स के खिलाफ रेजिस्टेंट थे, इसलिए रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। सर, येव्यागिट गेट की तरफ दौड़ रहे हैं, एक यंग सोल्जर ने कर्नल टिवाना को रिपोर्ट दी। उनकी संख्या 20 है सर, उसने जोड़ा। दिस कर्नल बुदबुदाए। एक येव्यागिट ही हैंडल करना नाइटमेयर होता है, और यहां 20 थे। टिवाना को पता था कि ये बीस्ट्स हॉर्ड का हिस्सा है, और इसी वजह से उसने पहले ही एक एलीट रेंज्ड ग्रुप तैयार रखा था। 42nd कॉर्प को ऑर्डर दो, वे बीस्ट्स पर अटैक करें। हर हाल में उन्हें रोकना होगा। यह कॉर्प कुल 3 लाख सोल्जर्स का था, और इसका एक ही काम था, येव्यागिट को मारना, उसके बाद ही हॉर्ड पर ध्यान देना। अगर वे इतनी बुरी तरह मरना चाहते हैं, तो क्या उन्हें मारना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कर्नल ने कहा। कुछ सेकंड्स बाद उसने पूछा, 42nd कॉर्प रेडी है? दे आर सर। कर्नल ने सिर हिलाया। गुड। उन्हें कहो कि सारा फायर येव्यागिट को खत्म करने पर फोकस करें। कर्नल टिवाना के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उसे पता था कि आने वाली बैटल और 42nd कॉर्प को दिया गया टास्क कितना ब्रूटल है, लेकिन अगर कोई ये फीट अकॉम्प्लिश कर सकता था, तो वही थे। सोल्जर तेजी से ऑर्डर्स रिले करने चला गया। वॉल्स की रक्षा के लिए हर अवेलेबल इंसान को बुलाया गया था। सिटी के अंदर एक भी सोल्जर या एबल बॉडीड सिविलियन नहीं बचा था, सिवाय उन लोगों के जिन्हें सेफ्टी रीजन से या स्पेसिफिक लोकेशंस की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। पुलिस ऑफिसर्स की संख्या भी मिनिमल थी, और यह साफ था कि वे सिर्फ माइनर स्कर्मिशेस या ओकेजनल थीव्स को ही हैंडल कर सकते थे। वीक क्रीचर्स के लिए गन्स और बॉम्ब्स काफी थे, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेजन में क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता था। क्या उन्होंने अभी तक हमारी हेल्प मांगी? एक बड़ी ताकतवर औरत ने कहा। सिर्फ खड़े रहने से ही उससे एक थ्रेटनिंग ऑरा निकल रही थी। वह फियर्स लायनेस थी। उसका असली नाम अमेंडा रेविथियर। वह एक सीजन्ड मर्सनरी थी, एट्रियम की सबसे पावरफुल मर्सनरी गिल्ड बैंड ऑफ जायंट्स की लीडर। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे एक वन वुमन आर्मी मानते थे। नो मैम, उसकी चीफ रिलेशनशिप ऑफिसर और राइट हैंड वुमन अडीना ने जवाब दिया। उन्होंने अभी तक हमारी सर्विसेज नहीं मांगी। शायद उन्हें लगता है कि वे हॉर्ड को अकेले ही फेस कर सकते हैं। हालांकि अगर वे अपना माइंड बदलें, तो हम कांटेक्ट करके असिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। अदीना हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए रेडी रहती थी। यह सब बहुत बड़े मेस में खत्म होने वाला है, अमेंडा ने कहा। क्या तुमने मेरी डॉटर से कांटेक्ट किया? यस मैम, अडीना ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। वह इस वक्त सिटी के एक फोर्टिफाइड शेल्टर में है, हमारे कुछ सबसे स्किल्ड मैन के साथ। अमेंडा अपनी डॉटर को मर्सनरी बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। वह चाहती थी कि रिटायरमेंट के बाद बैंड ऑफ जायंट्स की रेंज वही संभाले। गुड, अमेंडा ने कहा। उसे कहो कि रूम में मॉनिटर ओपन रखे और सिटी के अंदर क्या हो रहा है ऑब्जर्व करे। यह उसकी लाइफ का पहला मौका है रियल बैटल देखने का और गोर का आदी होने का। मार्था की मां कोई सॉफ्ट इंसान नहीं थी। वह रटलेस थी और ज्यादातर समय उसका दिल काला ही रहता था। उसे दूसरों की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं था। अगर कोई मरता है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ दो चीजों से मतलब था, पावर और मनी। यही वजह थी कि उसकी बेटी रिबेका के साथ उसका रिश्ता मुश्किल था। रिबेका मां का प्यार पाने के लिए खुद को तोड़ देने तक ट्रेनिंग करती थी, लेकिन अमेंडा कभी मां जैसी नहीं बनी। वह सिर्फ इंस्ट्रक्टर की तरह पेश आती थी। यस मैम, अदीना ने कहा। उसने फोन पर एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ मौजूद इंसान को कुछ ऑर्डर्स दिए। एवरीथिंग इज डन मैम, कॉल खत्म होने के बाद उसने कहा। गुड, अमेंडा ने जवाब दिया। अदीना, पूरी स्क्वाड को एक्शन के लिए रेडी रखो, और जल्दी। यस मैम। सभी लोग ध्यान दें, ऑर्डरली तरीके से बंकर्स की तरफ बढ़िए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डरली तरीके से बंकर्स की तरफ जाएं। एलन के पिता लूका ग्राइम्स, जो न्यू अलेक्जेंड्रिया के पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ थे, खुद शहर के अंदर लोगों को सेफली शेल्टर्स तक पहुंचाने में लगे हुए थे।
उनके बेल्ट में एक हैंडगन, हैंडकफ्स और एक सोर्ड था। सोर्ड उनका पर्सनल वेपन था, वही जो उन्होंने मिलिट्री स्कूल में पाया था और जो पूरे मिलिट्री सर्विस के दौरान उनके साथ रहा। उनके साथ कई यूनिफॉर्म में पुलिस एजेंट्स भी थे जो क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे और लोगों को शेल्टर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे थे। कई पुलिस कार्स स्ट्रीट्स पर घूम रही थी, सिटीजन्स को ऑर्डर्स दे रही थी और सिचुएशन संभाल रही थी। सायरन बजे हुए अभी 5 मिनट्स भी नहीं हुए थे और लूका पहले ही थक चुके थे। लोगों को मैनेज करना सच में हेल जैसा काम था। अक्सर लोग सुनते नहीं थे या फिर आपस में लड़ने लगते थे, जिन्हें पुलिस को सिडेट करना पड़ता था। ओल्डर लोगों के बीच यह ज्यादा कॉमन नहीं था क्योंकि उन्हें मिलिट्री डिसिप्लिन की ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन 15 ईयर ओल्ड बच्चों के साथ सिचुएशन अलग थी, जो घबराकर सेफ्टी की तरफ भाग रहे थे। तभी दूर से एक कार लूका की पोजीशन की तरफ आती दिखाई दी। यूनिट 254, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर, एक पुलिस ऑफिसर ने सख्ती से सल्यूट करते हुए कहा। वेलकम, हमें यहाँ क्राउड कंट्रोल में हेल्प चाहिए। कई फाइट्स ब्रेकआउट हो चुकी हैं और सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रहा है, मिस्टर ग्राइम्स ने कहा। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उन्होंने अपने आसपास खड़े एजेंट्स को डिसमिस कर दिया। गेट इन पोजीशन नाउ। यस सर, सर, 42nd कॉर्प रेडी है। गुड, टिवाना ने कहा। अब थाइड्स को उनका ही ब्लड चखाते हैं। काउंटलेस सोल्जर्स ने अपनी पावर्स यूज करके थाइड्स पर फायर शुरू कर दिया, खासकर 42nd कॉर्प ने, जिनका पूरा फोकस येवियागिट्स पर था। कोलोसल क्रीचर्स साफ तौर पर ईस्टर्न गेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। उन्हें वॉल और आर्टिलरी क्रॉस करनी थी, लेकिन यह उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। आखिर वे 10 मीटर्स टॉल थे और 3 मीटर्स ऊंची वॉल को बस पार कर सकते थे। डिस्टेंस में एक्सप्लोजन्स गूंज रहे थे। हीट वेव्स सोल्जर्स की तरफ लौटकर आ रही थी। गन शॉट्स बैटलफील्ड में गूंज रहे थे। लेजर राइफल्स की शार्प आवाज हवा चीर रही थी। ब्रेन क्रिस्टल पावर से निकलने वाले अटैक्स, कहीं हवा फट रही थी, कहीं एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, कहीं टाइड्स मर रहे थे। आर्टिलरी की फायरिंग ने एक अजीब सी कैकोफोनस मेलोडी बना दी थी, सुनने में अनप्लेजेंट, लेकिन वॉल पर खड़े लोगों को इससे एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ सेफ्टी मिल रहा था। बूम बूम बूम, सोल्जर्स अपने न्यूरल लिंक्स के जरिए मैना चैनल कर रहे थे। हर वो थाइड जो वॉल के पास आए, उसे गिराने के लिए वे पूरी तरह रेडी थे। थाइड्स अपनी ब्रूटैलिटी के लिए इन्फेमस थे और सोल्जर्स जानते थे कि स्लाइटेस्ट लैप्स भी फेटल हो सकता है। मैना वेन्स में दौड़ते हुए उन्हें खुद को ऑलमोस्ट इनविंसिबल महसूस हो रहा था। जैसे जैसे थाइड्स पास आते गए, सोल्जर्स ने अपने वेपन्स और जोर से पकड़े। दोनों साइड्स आमने सामने थी। एयर में एनर्जी क्रैकल कर रही थी। हर कोई विक्ट्री के लिए डिटरमिन्ड था। फायरबोल्ट्स, अर्थ प्रोजेक्टाइल्स और स्ट्रेंज मिस्ट्स चार्जिंग बीस्ट्स की तरफ बढ़े। काउंटलेस क्रीचर्स जल गए, कुछ करोड़ हो गए और बाकी अजीब तरीकों से मारे गए। सोल्जर्स अपनी डिस्ट्रक्शन देखकर अमेज्ड थे, लेकिन वे जानते थे कि गार्ड डाउन नहीं करना है। हर किल के साथ उनका मोरेल बढ़ता जा रहा था। ब्लेजिंग फर देखना सोल्जर्स की आंखों को सेटिस्फैक्शन दे रहा था और थाइड्स की पेनफुल श्रीक्स उनके कानों में म्यूजिक जैसी लग रही थी। वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे, थाइड्स को एरेडिकेट करने और अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह बैटल सर्वाइवल के लिए थी। लेकिन जैसे जैसे एनिमी एगनी में दिख रहा था, सोल्जर्स के अंदर एक स्ट्रेंज अनईजीनेस भी पैदा हो रही थी। ओपोनेंट्स का दर्द उन्हें याद दिला रहा था कि अंत में सफरिंग उनकी भी हो सकती है। क्रीचर्स फिर भी एडवांस कर रहे थे। कर्नल टिवाना के अंदर अर्जेंसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे बाकी मॉन्स्टर्स पर ध्यान नहीं दे सकते थे। 42nd कॉर्प की सारी फायर पावर उन 20 जायंट येवियागिट्स पर कॉन्सेंट्रेटेड थी। अगर उन्हें पहले नहीं रोका गया तो सिटी का गिरना तय था। फायर पावर कॉन्सेंट्रेट रखो सिर्फ ह्यूज बीस्ट पर, कर्नल टिवाना ने ऑर्डर दिया। स्मॉलर क्रीचर्स वॉल की तरफ स्वार्म कर रहे थे और यह नजारा उनके पेट में ड्रेड भर रहा था। वे अकेले ऑफिसर नहीं थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। सक्सेस पूरी तरह फोकस और कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड कर रहा था। यस सर, सोल्जर्स लगातार फायर कर रहे थे, जबकि आर्टिलरी वीकर थाइड्स को खत्म कर रही थी। एलिमेंटलिज्म कैटेगरी वाले ब्रेन क्रिस्टल पावर्स रेयर थे, लेकिन रेंज एडवांटेज की वजह से वे डेडली साबित हो रहे थे। फायर, विंड, अर्थ और वाटर अटैक से डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स बन रहे थे। वॉल्स पर कॉन्जरर्स भी थे। वे क्रीचर्स समन कर रहे थे जो थाइड्स की एडवांस को रोक सके। उनके समन्स ने एनिमी की स्पीड को काफी स्लो कर दिया, जिससे सोल्जर्स को रीग्रुप और अटैक का समय मिला।
कॉन्जरर्स की प्रेजेंस बैटलफील्ड पर क्रूशल साबित हो रही थी। अगर कॉन्जरर्स ना होते तो थाइड्स कप का वॉल्स को ओवरवेलम कर चुके होते। समन्ड क्रीचर्स अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स में थे, लेकिन सब डेडली थे। कुछ के रेजर शार्प फैंग्स थे, कुछ के वेनमस स्पाइन्स, और कुछ पावरफुल रेंज्ड अटैक्स भी कर सकते थे। ये सारे क्रीचर्स अपने क्रिएटर्स की विल से बाउंड थे। ज्यादातर सोल्जर्स के पास वेपन कॉन्जरिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर्स थे जो मीली कॉम्बैट के लिए सूटेड थे। फिर भी जब मॉन्स्टर्स दूर थे तो गन्स, लेजर राइफल्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा था। सोल्जर्स ट्रेन्ड स्नाइपर्स, गनर्स और आर्चर्स थे। बुलेट्स, लेजर रेज और एरोज म्यूटेंट्स पर बारिश की तरह गिर रहे थे, डेथ की बारिश, और क्रीचर्स उसमें पूरी तरह भीग चुके थे। फिर भी यह इनफ नहीं था। थाइड्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि न्यू अलेक्जेंड्रिया की डिफेंस फोर्स उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे बीस्ट्स और पास आते जा रहे थे, और सिर्फ ह्यूमंस ही अटैक नहीं कर रहे थे। कई मॉन्स्टर्स ने वॉल्स की तरफ भारी ऑब्जेक्ट्स फेंकने शुरू कर दिए। कैनन के बाद कैनन टूट रहे थे, सोल्जर्स और सिविलियंस मर रहे थे। कुछ थाइड्स एसिडिक जूसेस थूक रहे थे जो लोगों को वहीं लिक्विफाई कर रहे थे और वॉल को भी डैमेज कर रहे थे। थैंकफुली वॉल के पीछे बैरियर था। क्रीचर्स के बीच एक बीस्ट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, थाइड इक्विवेलेंट ऑफ अ ग्रोटेस्क ग्रिन के साथ। उसके शरीर से एक सड़ा हुआ स्मेल निकल रहा था और वह टॉक्सिक गैस छोड़ रहा था जो आसपास के क्रीचर्स को भी लिक्विफाई कर देती थी। साफ था, वह बीस्ट ऑर्डर्स दे रहा था। सर, अर्जेंट रिपोर्ट। ब्लूडॉथ स्पॉटेड, एक सोल्जर ने घबरा कर कहा। पोजीशन बताओ, कर्नल तिवाना ने कहा। ब्लूडॉथ की प्रेजेंस मिशन के लिए डिजास्टर हो सकती थी। कर्नल ने बाइनोक्यूलर्स उठाए और डायरेक्शंस फॉलो की। जो उन्होंने देखा उससे उन्हें डिस्गस्ट महसूस हुआ, एक विशाल बेयर लाइक बॉडी और सड़े हुए कुत्ते जैसा चेहरा। क्रीचर प्यूट्रिड फॉग छोड़ रहा था जो हर चीज को मुरझाकर खत्म कर रही थी। कर्नल तिवाना को पता था, अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो ये बीस्ट भारी तबाही मचा देगा।